Yes, good. Okay, so let's take that questions, right, which are there over this. Right, okay, everyone, good, that's great. Now let me start with the question. तो एक एक करके questions उठाओ फटाफट से. Right, now 23rd question is there. Select the correct statement about lacoperon. Right, lacoperon के बारे में correct statement बतानी है. Right, so क्या आंसर होगा? Right, the first glucose or galactose act as an inducer for the expression of the lacoperon. Right, false हो गया. In the presence of lactose, repressor protein मैंने कराया था ना शायद. Right, in the presence of lactose, repressor protein bind with the right repressor protein bind with lactose molecule. ठीक है. It is an example of repressible operon. No, it's an inducible operon. Right, and it's regulated by repressor protein is called positive regulation. So only B is correct, beta. D is also incorrect because it's a negative regulation, right, Dhananjay? Right. And next question: a hypothetical sequence of transcription unit is given, template and coding strand. If we switch the position of a promoter with the terminator in above transcription unit, आगे का question का this is the one. The transcription occur, then the sequence of RNA will be. राइट क्या हो जाएगा सीक्वेंस ऑफ आरएनए अगर आप प्रमोटर उसने क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर आप स्विच कर देते हो प्रमोटर की और टर्मिनेटर की पोजीशन को राइट सो इफ यू स्विच द पोजीशन ऑफ प्रमोटर एंड टर्मिनेटर इन द अबव मींस प्रमोटर टर्मिनेटर को स्विच अगर कर दोगे अपोजिट कर दोगे राइट तो उसके बेसिस पे वो सिंपल आपसे पूछ रहा है ट्रांसक्रिप्शन अकर इन द सीक्वेंस ऑफ आरएनए ट्रांसक्राइब्ड विल बी राइट क्या हो जाएगा आरएनए के सीक्वेंस पे फर्क पड़ेगा यस एवरीवन व्हाट शुड बी द आंसर फॉर दिस क्विकली क्या आंसर होना चाहिए इसके लिए अगर हम इस क्वेश्चन में देख के चले तो हमारे पास आरएनए का सीक्वेंस क्या आएगा अगर हमें ये दे रखा है ओके सो पीपल आर सेइंग थर्ड तो इतनी सारी फोटोज हाँ तो इसमें हम यहाँ पर अगर सीक्वेंस देख के चले बेटा तो हमने कहा अगर हम स्विच कर देते हैं तो एक्चुअली में पोजीशन आप सेट किसके हिसाब से करते हो कोडिंग स्ट्रैंड के हिसाब से तो टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोजीशन आपने बस चेंज कर दी है अगर कोडिंग स्ट्रैंड के हिसाब से हो गई तो टेम्पलेट स्ट्रैंड भी चेंज हो गया नहीं तो उसके हिसाब से हमारे पास फिर थर्ड ऑप्शन में हमारे पास ए से सीक्वेंस स्टार्ट हो जाएगा जो लास्ट में वहाँ पर टी था उसके कॉम्प्लीमेंट्री आपका ए से सीक्वेंस आप यहाँ पर स्टार्ट कर दोगे फाइन राइट क्लियर है क्वेश्चन अच्छे से नेक्स्ट वन टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस इन द बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम द यूकैरियोट्स इन राइट यूकैरियोट्स में कैसे डिफर करेगा टर्मिनेशन कोडॉन दोनों में सेम है राइट रिलीज फैक्टर हम पढ़ते हैं ना इसके अंदर रिलीज फैक्टर किसके अंदर ज्यादा चाहिए होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर एज कम्पेयर टू यूकैरियोट में एक ही चाहिए प्रोकैरियोट में दो चाहिए राइट दैट्स बेसिकली डिफर इन विट्रो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट आरएनए पॉलीमर सेवरो का एंजाइम बेटा राइट जिसने एमआरएनए टेम्पलेट की फॉर्मेशन की थी right if there are 81 million bases in the RNA of the human cell number of introns human cell introns होते ही नहीं है राइट जो आप आरएनए से सीडीएनए बना रहे हो राइट आरएनए के अंदर अगर इंट्रॉन्स है ही नहीं क्योंकि आप स्प्लाइसिंग कर चुके हो तो सीडीएनए के अंदर भी इंट्रॉन्स नहीं आएंगे राइट तो आंसर विल बी 0 डायरेक्ट आंसर आ गया हमारे पास वहां पर राइट कंप्लीटेड यहाँ तक के क्वेश्चन राइट और इसके अलावा और जो क्वेश्चंस हैं which when the genome of the two people are cut using the same restriction enzyme length and the number of fragments are different right then it is called as जब आप जीनोम को कट करते हो एंड दोनों की लेंथ अलग अलग आती है तो इसे हम RFLP कहते हैं रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म दिस इज कॉल्ड RFLP रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म राइट RFLP इसको नाम देते हैं राइट माइक्रोसैटेलाइट हैव अ सीक्वेंस 1 to 6 base pair right or correct for bacteria presence of intervening sequence in the DNA has not show coiling right or linear single stranded DNA and DNA can be chromosomal as well as extra chromosomal as well as extra chromosomal because plasmid DNA is also present fine right yes Dhananjay कौन सा repeat करना है बेटा yes everyone any other doubt till this point कोई भी doubt किसी और question से related to anyone in the class ये questions complete हुए सबको right जो भी हमने यहाँ discuss किए हैं yes धनंजय और कोई डाउट बचा मैम वो कोडिंग वाला एक बार रिपीट कर दीजिए मैम उस समय लैगिंग बहुत हो रही थी कोडिंग वाला क्वेश्चन एक मिनट रुको हाँ जो जिसमें रिवर्स कर दिया था देखो हमने क्या किया बच्चे यहाँ पर दो स्ट्रैंड लिए टेम्पलेट और डीएनए टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड
अब आपने प्रमोटर क्या कहते हो, एट 5 प्राइम ऑफ द कोडिंग लोकेटेड होता है और टर्मिनेटर 3 प्राइम पे होता है। अगर आपने दोनों को रिवर्स कर दिया तो जो 5 प्राइम वाला प्रमोटर था वो एक्चुअली आपका टर्मिनेटर बन गया और 3 प्राइम वाला आपका यहाँ पर क्या बन गया, प्रमोटर बन गया। तो वहां से शुरू कर दो सीक्वेंस बनाना, ए की कॉम्प्लीमेंट्री टी, टी के कॉम्प्लीमेंट्री यू, फिर सी, ऐसे आपका सीक्वेंस आता चला जाएगा। राइट, तो इसमें हो जाएगा ए यू, आपका आएगा ए यू यू सी, राइट। उसी के साथ साथ आप पूरा सीक्वेंस यहाँ पर, नहीं सॉरी, ए यू यू जी, राइट, ए यू यू जी, फिर आगे ए वाला सीक्वेंस कंप्लीट हो जाएगा। फाइन, अब समझ आ गया कैसे किया क्वेश्चन? ठीक है लवप्रीत बच्चे, आप टेम्पलेट स्टैंड के हिसाब से करोगे ना कॉम्प्लीमेंट्री, कोडिंग के हिसाब से नहीं करोगे। ठीक है, आप कोडिंग के हिसाब से कॉम्प्लीमेंट्री कर रहे हो, राइट। हमेशा आप किसके हिसाब से करोगे, टेम्पलेट के हिसाब से। आपने बस डायरेक्शन चेंज कर दी, पहले आप ऐसे जा रहे थे, अब आप ऐसे जा रहे हो, दैट्स इट। आपने बस ये चेंज किया, उसके अलावा और कोई सीक्वेंस में चेंज नहीं किया। ठीक है, राइट, ओके गाइस, एनी अदर पॉइंट, एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी? मैम मेरा यही आया था, बट आंसर शीट में उन्होंने 4 दिया हुआ है ऑप्शन। आंसर शीट में ऑप्शन 4 दे रखा है, एक मिनट रुको मैं देखती हूँ दोबारा से। एक सेकेंड, नेम पोजीशन ऑफ द प्रमोटर विच द टर्मिनेटर, नहीं बेटा आंसर 3 ही होगा। मैं चेक कर लूंगी ये क्वेश्चन एक बार, पैकेज में ना आपका ये क्वेश्चन, फाइनल चेक इट, आपको अपडेट कर दूंगी, बट आंसर इसका यही आएगा 3 ही। ठीक है, ओके ओके डियर, फाइन। एनीथिंग एल्स एवरीवन? कंप्लीटेड यहाँ तक पॉइंट? स्ट्रैटेजीज वाला हो गया क्लियर अच्छे से सबको? यस, राइट, ओके गाइस, चलो अब फटाफट से 2-3 क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, मॉल बायो और जेनेटिक्स के बेसिस पे, एंड देन यू विल टेल मी द रिस्पॉन्स फॉर दैट। फाइन, okay guys, right, so let's start with the question. If DNA fingerprinting is occurring, आंसर मुझे फटाफट से मिले इसका। If DNA fingerprinting is occurring and sudden blotting won't occur, right, what will be the effect on the result? What will be the effect on the result? If sudden blotting don't occur, what will be the effect on the result? Quickly. During DNA fingerprinting, if sudden blotting won't occur, what will be the result on, what will be the effect on the result? क्या होगा इफेक्ट हमारे पास अगर हम सदन ब्लॉटिंग, अच्छा सदन ब्लॉटिंग का काम क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सदन ब्लॉटिंग? सदन ब्लॉटिंग किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? चैप्टर पढ़ा है ना सबने एक बार? हाँ बताती हूँ, एक मिनट अंकुर। क्वेश्चंस, सदन ब्लॉटिंग हम कहते हैं बेसिकली ट्रांसफर करते हैं उसको नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन के ऊपर, राइट, यू विल ट्रांसफर इनटू द नायलॉन शीट, नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफर करते हो। अगर आप ट्रांसफर का स्टेप नहीं कर रहे हो तो डीएनए डिसॉल्व हो जाएगा, राइट। देयर इज नो रिजल्ट ऑब्टेन्ड ऑन द फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट पे कोई रिजल्ट ऑब्टेन होगा ही नहीं, राइट। तो हम ये कहेंगे देयर इज नो रिजल्ट व्हिच इज ऑब्टेन्ड ऑन द फिंगरप्रिंट एंड अल्टीमेटली वी आर नॉट एबल टू स्कैन द डीएनए फिंगरप्रिंट, हम डीएनए फिंगरप्रिंट को स्कैन कर ही नहीं पाएंगे, राइट। कंप्लीट यहाँ तक पॉइंट समझ आया एवरीवन? Right, there won't be transfer DNA from the agarose to, very good, right Zoya, absolutely correct, right. Okay, next one, right, what is the major difference in the, what is the major difference in the translation of translation step of initiation step of translation in prokaryote and eukaryote? What is the difference in the initiation step of translation in prokaryote and eukaryote? फटाफट से जल्दी जल्दी आंसर मिले, you can unmute yourself and say also. Initiation step of translation in prokaryote and eukaryote. क्या डिफरेंस आते हैं हमारे पास? इनिशिएशन स्टेप में अगर पूछा जाए, राइट, ट्रांसलेशन के, यू कैन स्पीक ऑल्सो बच्चा,
इसको आंसर आ रहा है। क्या लेके चलेंगे हम इनिशिएशन के अंदर? इनिशिएशन फैक्टर पे डिफरेंस कर सकते हो, राइट? दैट देयर ओनली द 3 इनिशिएशन फैक्टर इन द प्रोकैरियोट, while in the case of the eukaryote there are, right, 9 initiation factors, right? इनिशिएशन फैक्टर पे डिफरेंस हो जाएगा पहला, राइट? अच्छा, उसी के साथ अगर और डिफरेंस, राइट जास्मीन, उसके अलावा अगर और डिफरेंस यहाँ पर रिलेट करें, राइट, तो कैन बी से दैट देयर आर बीइंग, जो लिख रहे थे वो इरेज मत करो, ऑप्शन उसमें दो मुझे, राइट, आंसर दो उसका, राइट? उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर लेके चलते हैं इनिशिएशन फैक्टर के अलावा, कैन आई से AUG is the only initiation codon in the eukaryote, while AUG or GUG can both act as an initiation codon in the case of the prokaryote, right? While methionine is the initiator amino acid in the case of the eukaryote, N6 formyl methionine is the initiator amino acid in the case of the prokaryote. डायरेक्ट आ गया ना, प्रोकैरियोट के अंदर हमारे पास N6 फॉर्माइल मीथियोनिन आ गया, वहीं यूकैरियोट के पास हमारे पास मीथियोनिन आ गया, राइट? तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा इसके अंदर। तो इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है इसके आंसर में, राइट? डायरेक्ट क्वेश्चन है ना बेटा, राइट? और प्रोकैरियोट दोनों साइटोप्लाज्म में होते हैं, करो चाहे यूकैरियोट करो, ट्रांसलेशन इज अ प्रोसेस which will happen in this, right? Exactly right, Jasmine. SG sequence for the binding of 30S in the prokaryote and COSEC sequence in the eukaryote for the binding of the 50S, right? और 5 प्राइम कैप आपके प्रेजेंट नहीं है प्रोकैरियोट में, वही 5 प्राइम कैप प्रेजेंट है। यही डिफरेंसेस होंगे ना हमारे पास इनिशिएशन में, तो डायरेक्ट पॉइंट याद होने चाहिए ना, राइट? कि हम कैसे कर रहे हैं। Now tripoperon is said to be, next one, tripoperon is said to be, right, feedback repressible system when, what is the condition when feedback repressible system is activated for the tripoperon? What is the condition when feedback repressible system is active for the tripoperon? फटाफट से, feedback repressible system is active for the tripoperon. क्या कंडीशन होंगी जब मैं कहूंगी कि एक्सेस ऑफ ट्रिप्टोफैन? वेरी गुड, व्हेन देयर इज एन एक्सेस ऑफ ट्रिप्टोफैन फॉर्मेशन, राइट? ट्रिप्टोफैन इज मोर देन इनफ बेटा, मोर देन इनफ नहीं, मोर देन इनफ, राइट? तब हम कहेंगे ये हमारे पास एक्टिव हो जाएगा, दैट इज अ फीडबैक रिप्रेसिबल सिस्टम, right? Okay, now on the basis of the structural gene, is there any difference in the lacoperon and the tripoperon? On the basis of structural gene, is there any difference in the lacoperon or the tripoperon, right? Structural gene के basis पे कोई difference? Very good, right? Lacoperon के अंदर हमारे पास 3, right, genes are being present, so we will say tricistronic, वहीं पर हम क्या लेके चलेंगे? Pentacistronic, right? बिल्कुल ठीक है, tricistronic and pentacistronic, that's basically being the major difference in the lac and the tripoperon, ठीक है, right? Now in which organism, right, do organogenesis also involve the regulation for the first time? In which organism organogenesis involve the, right, organogenesis involve the regulation for the first time, involve the gene regulation for the first time? ऑर्गेनोजेनेसिस कहाँ पर हमने इन्वॉल्व किया था कि ऑर्गेनोजेनेसिस के टाइम पे हम कर देते हैं, वेदर इन द प्रोकैरियोट और द यूकैरियोट? किसके अंदर लेके चलते हैं कि ऑर्गेनोजेनेसिस के टाइम में? वेरी गुड, यूकैरियोट। वी विल से इन द केस ऑफ द यूकैरियोट वी विल स्टडी कि हमारे पास ऑर्गेनोजेनेसिस के टाइम पे हमें ये डिफरेंस पता चल जाता है, राइट? बिल्कुल ठीक है, हम रेगुलेशन वहाँ पर कर लेते हैं। Yes, they are the sum of the question, right? Initiation termination factor involved in transcription in eukaryote. बेटा ये क्वेश्चन ही एक्चुअली गलत था, इसको सही फ्रेम कर दिया गया था बाद में, प्रोकैरियोट के बारे में पूछ रहा है क्योंकि यूकैरियोट में से इसमें कोई भी सही नहीं है, राइट? तो इनिशिएशन फैक्टर इज सिग्मा एंड दिस इज द रो, राइट? आंसर इसका सेकंड दिया गया था प्रोकैरियोट के हिसाब से, तो जिन बच्चों ने प्रोकैरियोट के हिसाब से इसका आंसर किया था उनको करेक्ट मार्क्स मिले थे, राइट? तो इसके लिए कोई ऐसा उन्होंने छोड़ने वाला ऑप्शन नहीं दिया था, इट सिंपली से दैट कि प्रोकैरियोट्स के हिसाब से आपको करना था। नॉन स्टोन प्रोटीन्स जो हमारे पास होते हैं बेटा, राइट, नॉन स्टोन प्रोटीन आपके 3 टाइप के होते हैं, 5 टाइप के नहीं होते, न्यूक्लियोसोम की फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, वो हिस्टोन प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट? जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं, दैट इज करेक्ट। आपको याद है रेगुलेटरी नॉन स्टोन प्रोटीन कॉल्ड HMG, हाई मोबिलिटी ग्रुप, दे आर बीइंग द वन, और बेसिक नहीं एसिडिक प्रोटीन्स होते हैं, फाइन, right? And how many type of DNA polymerase are present in the bacteria? 3 type of DNA polymerase are present in the bacteria, Pol 1, Pol 2 and Pol 3. Simple? Yes, Ankur, clear beta? Okay, done, right? Any other doubt, any other point, right? अच्छा, strategies वाला पढ़ लिया एक बार चैप्टर अच्छे से? No, not yet started. अच्छा कोई बात नहीं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कंप्लीट हो गया है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डन है, ठीक है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अच्छे से कर लो कंप्लीट, फिर स्ट्रैटेजीज स्टार्ट करते हैं, फाइन, ओके गाइस, दैट्स गुड, कंप्लीटेड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, वेरी गुड। एनी डाउट, कोई डाउट? आई ट्यूटर खोलूं,
small bit started. Okay, fine. Okay, Dhananjay, no worries. Right, complete that. Right. So any specific doubt to anyone, और सब complete कर लो तो next class में इसके doubts लो. All by okay. Okay, NCERT and half of the package for strategies. Good. That's good, Sushmita. Good. Right. Okay, guys. So complete with the whole molecular biology. Right. Next class में फिर आपके इसका doubt वाला part खत्म कर देंगे. Right. Strategies वाला next Thursday में. Next Thursday में strategies वाला. ठीक है? Right. How to make notes of the strategy. Strategy को बेटा जैसे NCERT से हमने पढ़ा है, जैसे मैंने notes बनवाए हैं वैसे ही करना है. पैकेज में देखो, पैकेज के सिंक से चलते चले जाओ. राइट. अदरवाइज जो नोट्स मैंने आपको बताया यहाँ पर कि एनसीईआरटी इसमें बेटा एक्चुअली आगे के जितने चैप्टर उसमें एनसीईआरटी इज थिंग जो कोर रहेगी आपकी. हर चीज आपको एनसीईआरटी से करनी है आगे. राइट. लेकिन हाँ, एनसीईआरटी के एडिशनल पॉइंट्स ऐड ऑन करके. राइट. तो वो मेन पार्ट आपको करना है. फाइन. राइट. तो नोट्स बनाने के लिए सिंपल यही है. स्ट्रैटेजीज में लाइक आप उठाओ पहले प्लांट टिश्यू कल्चर के सारे बना लिए. फिर उसके बाद आपने कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग बनाई. अब ऐसा करना नोट्स बनाते टाइम, जैसे कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग के बारे में लिख रहे हो तो कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग के स्टेप लिखिए, उसी के नीचे लिखे एग्जाम्पल एप्लीकेशंस, और एप्लीकेशंस के बाद एग्जाम्पल्स. एप्लीकेशन में लाइक सबसे पहले लिख दिया हाई प्रोडक्टिविटी और हाई यील्ड. राइट. हाई यील्ड वाला जो लिखा उसके नीचे उसके एग्जाम्पल लिख लिए जाए. वीट का, सोनालिका एंड आपका यहाँ पर जया रत्ना राइस का हो गया, सोनालिका कल्याण वीट का हो गया. राइट. तो वो सारे एग्जाम्पल लिस्ट कर लिए. चाहे आपका पहली एप्लीकेशन, फिर दूसरी एप्लीकेशन डिसीज रेजिस्टेंस, उसमें कन्वेंशनल के एग्जाम्पल, फिर तीसरी एप्लीकेशन आपने लिखी यहाँ पर इंसेक्ट रेजिस्टेंस, पेस्ट रेजिस्टेंस, उसके एग्जाम्पल, और लास्ट में बायो फोर्टिफिकेशन, उसके एग्जाम्पल. सारे कन्वेंशनल ब्रीडिंग के एक तरफ हो गए एग्जाम्पल. राइट. तो इस तरीके से नोट्स बनाओ ताकि सारी चीजें एक साथ क्लब कर लो. ठीक है? राइट. समझ आया पॉइंट? फाइन. क्योंकि एनसीईआरटी के हिसाब से तो अगर चले तो हर एक का आपका यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर स्ट्रैटेजीज दे रखी है. यहाँ स्ट्रैटेजीज के हिसाब से आप एप्लीकेशन कोट कर लो. राइट. उनके एग्जाम्पल्स कोट कर लो. ठीक है? और जहाँ जो प्रॉब्लम हो वहाँ मुझसे पूछ लेना. करेक्ट? राइट. ओके एवरीवन. सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. स्टार्ट करेंगे आपका. राइट. नाउ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इट्स बीइंग अ वेरी सिंपल चैप्टर इफ आई विल से. एक्चुअली पॉइंट ये था कि अभी तक नीट में ये हो रहा था 2017 के पेपर तक अगर मैं बात करूं, माइक्रोब से हार्डली 2 क्वेश्चन, स्ट्रैटेजी से 1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन में चैप्टर निपट जाता था. राइट. अब हुआ क्या कि बेसिकली माइक्रोब से लास्ट ईयर या 2018 एंड 19 में माइक्रोब से आए 3 क्वेश्चन, और 19 में तो खैर एक लिमिट क्रॉस हो गई, माइक्रोब से 5 क्वेश्चन आ गए. राइट. हर पेज पे माइक्रोब का क्वेश्चन था. राइट. तो जो चैप्टर बच्चे नहीं पढ़ के जाते थे, जो चैप्टर ऐसा है कि जिसमें एग्जाम्पल्स बहुत सारे याद करने हैं, जो चैप्टर इतने अच्छे से बच्चे डील नहीं करते थे, वो चैप्टर से अच्छे भर के क्वेश्चन आ गए. राइट. क्वेश्चन बहुत सिंपल आए भले ही. राइट. लेकिन क्वेश्चंस थे. राइट. तो इसीलिए आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि नीट के अंदर ये चीज आएगी. राइट. अभी क्रैश का ही आज क्लास चल रही थी, उसका लास्ट क्लास ही था क्रैश का, कल लास्ट क्लास है. राइट. तो उसमें बच्चे ये कहते हैं कि हम कौन से चैप्टर छोड़े. मैंने कहा चैप्टर छोड़ने वाला कोई पॉइंट ही नहीं है. राइट. नीट के अंदर आपको पता ही नहीं है कि कौन सी चीज कहाँ से आ जाएगी. राइट. तो इसीलिए आप बच्चे एक बार पढ़ के गए प्लांट फिजियोलॉजी अच्छे से गए तो भैया फोटोसिंथेसिस से एक भी क्वेश्चन नहीं आया. राइट. वहीं पर जहाँ जिन बच्चों ने इकोलॉजी कम पढ़ा, जो इसके बाद के आगे के 4 चैप्टर है वो कम पढ़े, राइट, तो देखा तो भाई इकोलॉजी से 10 क्वेश्चन आए हुए थे. राइट. तो इसीलिए यू कैन नॉट से एनीथिंग. तो मैं यही बच्चों को बार बार कहती हूँ, राइट, कि डू द थिंग, कि हर चीज जो भी आप पढ़ रहे हो वो पूरा अच्छे से पढ़ के पूरा अच्छे से करके खत्म करो. राइट. ताकि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, यू आर एबल टू आंसर इट. राइट. एंड मेक योर 12th गाइज इन दिस मैनर ओनली. इसी तरीके से अपनी 12th की प्रैक्टिस रखो कि हर एक चीज का आंसर बहुत स्ट्रांगली कर सको, एक चीज का आंसर बहुत अच्छे से दे सको. राइट. फाइन. तो अब स्टार्ट करते हैं माइक्रोब चैप्टर से आपका. राइट. आज इसका सबसे पहले मेन पार्ट पढ़ेंगे. राइट. बाकी के तो सिंपल पार्ट्स हैं. राइट. सबसे पहले इसके पार्ट से स्टार्ट करेंगे, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. हमने कहा माइक्रोब्स एक्चुअली जो अभी तक हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 11th में पढ़ा था, वी टॉक अबाउट ऑल दी राइट मॉर्फोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज, ऑल द रिस्पॉन्सेज विच आर बीइंग देयर फॉर अ बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटिस्टा, सबके बारे में हमने पढ़ा. राइट. इसमें से हमने कहा सबसे मेन हमारे पास बैक्टीरिया, फंजाई होते हैं. प्रोटिस्टा के मेंबर तो वैसे ही बहुत कम पॉपुलेटेड हैं, और उसी के साथ साथ उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और जनरली फोटोसिंथेसिस वालों की ये डिसीज ही कॉज करते हैं. राइट. तो हमने कहा बैक्टीरिया, फंजाई ऐसे भी मेंबर्स हैं जो डिसीज भी कॉज कर रहे हैं, डिकम्पोजर्स की तरह भी काम कर रहे हैं उसके ग्रुप के मेंबर्स, और प्लस उसके ग्रुप के मेंबर ह्यूमन के वेलफेयर में भी काम करते हैं. आज के टाइम में अगर हम खुद देखें बेटा, तो अगर हम घर में भी देखें तो वी आर बीइंग सराउंडेड बाय दिस. हमारी बॉडी में खुद इकोलाई प्रेजेंट है.
हमारे घर में जो हम कर्ड खा रहे हैं बेसिकली वो खुद एक बैक्टीरियल इनोक्युलम से बनी है, लैक्टोबैसिलस। आज हम कर्ड खा रहे हैं, चीज खा रहे हैं, योगर्ट खा रहे हैं, राइट, और इडली डोसा, राइट, जो भी हम यहाँ पर बिवरेजेस ले लें, वाइन, विस्की, बियर, राइट, उसके अलावा एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, एवरीथिंग इज बीइंग टेकन अप फ्रॉम द माइक्रोब। हर चीज हमने माइक्रोब से डिराइव कर रखी है, राइट। इसका मतलब वी आर ट्रूली डिपेंडेंट ऑन देम, राइट। तो अब हमें ये प्रोसेस पढ़ना है कि अब इसको कैसे डील किया जाए, राइट, हाउ वी कैन स्टडी दैट माइक्रोब्स आर हेल्पिंग इन द ह्यूमन वेलफेयर। किस तरीके से माइक्रोब्स ह्यूमन वेलफेयर में कंप्लीटली हेल्प कर रहे हैं, कंप्लीटली असिस्ट कर रहे हैं, राइट। वही चीज पढ़ने के लिए, राइट, हमने स्टार्ट किया इसकी एप्लीकेशंस की, क्या क्या इसकी स्पेसिफिक एप्लीकेशंस प्रेजेंट हैं, राइट, जिनको हम यहाँ पर लेके चल सकते हैं, जिसके थ्रू हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि इनकी ये एप्लीकेशंस हैं, एंड ऑन दैट बेसिस यू कैन से कि ये सब आपका यहाँ पर इसमें रिस्पॉन्सिबल होगा, इसमें वर्क करेगा, माइक्रोब इस तरीके से ह्यूमन वेलफेयर में काम करेंगे। तो अब नाउ वी विल से टॉकिंग अबाउट एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स की एप्लीकेशन की बात करेंगे, राइट, कि माइक्रोब्स की एप्लीकेशन क्या है। स्पेसिफिकली माइक्रोब्स में हम बैक्टीरिया, फंजाई को ही इन्वॉल्व करेंगे, राइट। मोस्ट स्पेसिफिकली वी आर गोइंग टू इन्वॉल्व दी, राइट, एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोब एज अ बैक्टीरिया एंड फंजाई। हमने कहा माइक्रोब्स एज द यूजफुल माइक्रोब्स हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। We are not going to talk about the microbes which are causing diseases. हम उन microbes की बात कर रहे हैं जो actually बहुत ज़्यादा useful है, right? तो हमने कहा useful microbe की application के कुछ domains हैं। First of all, पहला domain हमारे पास आया household products, right? That microbes are used to produce the household product. Household product को produce करने के लिए, dairy products को produce करने के लिए हम इसे use करते हैं, right? Second हमने कहा they are responsible for the industrial product formation, that is industrial applications. Industrial application show करते हैं। Industrial application में we will say beverage production, right, beverage production करना, alcoholic beverages produce करना, antibiotics produce करना, antibiotics के साथ साथ we go for the organic acid and the useful chemical, organic acid and useful chemicals, इनकी प्रोडक्शन करना, and later on we will say they are also used for the derivation of some bioactive molecules. ये पढ़ाऊंगी मैं बाद में क्या होते हैं, इन सभी को डिटेल में हमें पढ़ना है, राइट। फिर हमने कहा they are going to be used in wastewater, that is sewage water treatment plan. Sewage water treatment plan में भी हम इन्हें यूज कर रहे हैं, राइट, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। एसटीपीज में यूज करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, राइट, प्लांट्स, सॉरी, राइट, उनमें हम यहाँ पर यूज करते हैं। उसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू यूज देम इन द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम इन्हें यूज करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में लाइक द टू वी यूज देम ईदर एज अ बायोफर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं, या बायो कंट्रोल एजेंट्स, दैट इज बायो इंसेक्टिसाइड्स एंड बायो पेस्टिसाइड्स, इनको यूज कर रहे हैं, राइट। तो हमने कहा ये हमारे पास यूजफुल माइक्रोब्स की एप्लीकेशन है, इन डोमेन्स में काम करता है, एंड वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल द डोमेन्स व्हिच आई हैव लिस्टेड ओवर हियर। इन सभी की एप्लीकेशंस हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, यू कैन नॉट से देम एज एन एंजाइम डायरेक्टली, बट दे आर द मॉलिक्यूल जो हेल्प करते हैं। एग्जांपल लेके चलती हूँ, सिंपल सा एग्जांपल, अगर हम कहें ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है बॉडी में, तो ब्लड क्लॉटिंग को क्लीव करने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज दिया जाता है, राइट। दैट स्ट्रेप्टोकाइनेज इज बेसिकली अ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, राइट। तो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल का मतलब ऑर्गेनिज्म से ऐसा सेकेंडरी मेटाबोलाइट निकालना जो ह्यूमन की हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, राइट, उन्हें हम बायोएक्टिव मॉलिक्यूल कहते हैं। बट स्टेप बाय स्टेप हम वो सारे एग्जांपल, सारी डीलिंग्स पढ़ेंगे, राइट। आज हम स्टार्ट करेंगे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से, राइट, क्योंकि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर हम यहाँ पर दो चीजें करते हैं। फर्स्ट वी गो फॉर द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कराते हैं उसे प्योरीफाइड ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, एंड सेकेंड हम करते हैं बायोगैस प्रोडक्शन, राइट। तो आज हम ये पहला डोमेन पढ़ेंगे,
पहले हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, फिर एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, फिर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, फिर हाउस होल्ड प्रोडक्ट। बायो कंट्रोल एजेंट्स बेटा, बायो कंट्रोल एजेंट्स का मतलब हमारे पास क्या है, दैट आर द बायो पेस्टिसाइड्स, बायो हर्बिसाइड्स, राइट, बायो इंसेक्टिसाइड्स, राइट, इनको हम यूज करेंगे, राइट। जहां मैं वर्ड बायो यूज कर रही हूँ ना, मीन्स आई एम यूजिंग द ऑर्गेनिज्म फॉर दिस एक्टिविटी। मैं एक्चुअली एक बैक्टीरिया को, एक फंजाई को यूज कर रही हूँ कि इट इज बीइंग वर्किंग एज अ फर्टिलाइजर, इट इज बीइंग वर्किंग एज अ, राइट, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इनके तरीके से यूज हो रहे हैं, राइट। तो हम उसकी एप्लीकेशन को यहाँ पर स्टेट कर रहे हैं, अंडरस्टूड, राइट। तो यहाँ हमने इसको डिफाइन किया है कि दे आर बीइंग द वन, राइट। नोट हो गया यहाँ तक का, स्टार्ट करूँ आगे, राइट। सो लेट्स कंटिन्यू विद द पार्ट ओवर हियर विद द वेरी फर्स्ट, दैट्स अ सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लान, राइट। तो सबसे पहले हम का बात करेंगे माइक्रोब्स इन सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लान। एक एक करके बहुत ध्यान से समझना है, राइट, क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या लाइन है, क्योंकि एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से दे रखा है, नीट में बहुत बार क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, राइट। तो ईच एंड एवरीथिंग हैज टू बी वेरी मच क्लियर टू यू गाइस। फाइन, आगे बढ़ जाऊं, हो गया यहाँ तक का नोट सबका डन है? नो मैम, वेट फॉर वन सेकंड। ओके, राइट, नोटेड। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, लास्ट पॉइंट, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स बेटा। अभी ठीक है, अब पूरा पेज कवर हो रहा है। Okay. Okay everyone, so let's start with the topic over here. करें हम स्टार्ट, हो गया नोट? यस मैम। चलो गुड। यस मैम। ग्रेट। ओके एवरीवन, सो अब सबसे पहले यहाँ पर आएंगे हम now, सबसे पहले if we will say waste water treatment का मतलब आपको वेस्ट वाटर को कन्वर्ट करना है टू दी प्योरिफाइड वाटर। आपको वेस्ट वाटर को प्योरिफाइड वाटर में चेंज करना है, एंड दैट वेस्ट वाटर टू द प्योरिफाइड वाटर can be converted by three methods, can be done by either of the three methods। तीन में से कोई एक मेथड से आप कर सकते हो, जिसमें से एक मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, बाद में एंड में दो के बारे में बताऊंगी, राइट। तीन मेथड से आप इसे डील कर सकते हो। सबसे पहला मेथड आता है एक्टिवेटेड स्लज मेथड, सबसे पहला मेथड। दूसरा केमिकल ऑक्सीडेशन मेथड, second method that we use, and the third one trickling filter method। ये तीन मेथड है, इनमें से डिटेल में हम ये मेथड पढ़ने वाले हैं, दैट इज द एक्टिवेटेड स्लज मेथड जो आपके सिलेबस में, राइट। बाकी के दोनों मेथड का इंट्रोडक्शन दूंगी आपको कि क्या है इनके बारे में, कैसे पढ़ना है, राइट। बट पहले हम ये मेथड पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द एक्टिवेटेड स्लज मेथड, राइट। अभी एक्टिवेटेड स्लज मेथड हमारे पास क्या है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस, इसके साथ स्टार्ट करते हैं फटाफट से। ओके एवरीवन, नाउ मूविंग टू एक्टिवेटेड स्लज मेथड। एक्टिवेटेड स्लज मेथड में हम कहते हैं बेटा द वेस्ट वाटर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सीवेज वाटर, राइट। ये जो वेस्ट वाटर और सीवेज वाटर हम यूज कर रहे हैं, राइट, दिस वेस्ट वाटर और सीवेज वाटर हैज टू बी प्योरिफाइड, एंड एक्चुअली में ये कैरी क्या करता है, सबसे पहले इट कैरी फ्लोटिंग डेब्रिस, फ्लोटिंग डेब्रिस है इसके पास, राइट। उसी के साथ साथ, राइट, थर्ड ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड बेटा, ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड,
heavy particles metal poisoning, ये बेसिकली इसमें प्रेजेंट है, राइट. प्लस ऑल्सो कैरी सम हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स. ऑलरेडी कुछ हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स को कैरी करता है, राइट. सम ऑफ द हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब इट इज गोइंग टू कैरी इटसेल्फ, खुद कैरी कर रहा है, राइट. बहुत स्मॉल प्रोपोर्शन बट यस इट इज बीइंग प्रेजेंट. तो हमने कहा वेस्ट वाटर के पास क्या क्या है. वेस्ट वाटर कैरी द फ्लोटिंग डेब्रिस, राइट, हेवी साइज पार्टिकल, ऑर्गेनिक वेस्ट एंड द मेटल पॉइजनिंग्स. मेटल पॉइजनिंग का मतलब जो मेटल्स है, जो पॉइजन मेटल प्रेजेंट है वो इसमें प्रेजेंट है. और उसी के साथ साथ कुछ हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स ऑलरेडी इसके अंदर प्रेजेंट है, राइट. सम ऑफ द हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स ऑलरेडी गोइंग टू बी प्रेजेंट इन दिस, राइट. ये खुद ब खुद इसमें बेसिकली फाउंड होते हैं, राइट. तो अब हमने कहा यहाँ पर, राइट, कि ये बेसिकली जो हमें यहाँ मिल रहे हैं इसको हम कैसे डील करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद दिस वन बाय वन, एक एक करके इससे स्टार्ट करते हैं. नाउ ओवर हियर सबसे पहले अब हमें करना है कि इसका ट्रीटमेंट करना कैसे, हाउ वी आर गोइंग टू ट्रीट इट, राइट. सो वी सिंपली से दैट treatment of wastewater is done by using two methods. दो methods को यूज करके, जहां पर आप वेस्ट वाटर को प्योरिफाइड और क्लैरिफाइड वाटर में कन्वर्ट करोगे. लेकिन ये ड्रिंकेबल नहीं है. अभी ड्रिंकेबल करने के लिए थर्ड मेथड लेना पड़ेगा, राइट. और ये दो मेथड्स कौन कौन से हैं, दो मेथड्स कह लो या दो स्टेप्स कह लो. फर्स्ट इज द प्राइमरी और फिजिकल ट्रीटमेंट. सबसे पहला मेरे पास हो गया प्राइमरी और फिजिकल ट्रीटमेंट, एंड द अनदर इज द सेकेंडरी और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, right. So two methods I am having, one is called as the primary treatment and another is called as the secondary treatment, right. अब यही हम पढ़ेंगे बेसिकली कि प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या है. डन यहाँ तक? Yes, ma'am. Okay, right. So let's begin with the point, right, कि सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं इसके अंदर, राइट, विद द प्राइमरी ट्रीटमेंट, और फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे आपका यहाँ पर सेकेंडरी ट्रीटमेंट के साथ. एक सेकेंड. नाउ द वेरी फर्स्ट ए पार्ट पे आ जाते हैं, दैट इज द प्राइमरी और फिजिकल ट्रीटमेंट. प्राइमरी ट्रीटमेंट का मतलब है कि जो भी वेस्ट वाटर में प्रेजेंट है, जो इजीली आपको विजिबल है, उसको सेपरेट कर लो, राइट. जस्ट टू सेपरेट दैट. मेन आपका ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको उस वेस्ट को सेपरेट करना है. अब उस वेस्ट को आप कैसे सेपरेट करोगे, तो आपने एक प्राइमरी ट्रीटमेंट टैंक बनाया. ये जो आपने यहाँ पर प्राइमरी ट्रीटमेंट टैंक बनाया है, दिस इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट टैंक. इस प्राइमरी ट्रीटमेंट टैंक में आपने सीवेज वाटर को डाला. यू जस्ट एडेड द सीवेज वाटर इन दिस, राइट. तो यहाँ से आपने इसमें सीवेज वाटर को एंटर किया. This is called as the sewage or the waste water influx. Influx का मतलब एंट्री की है इसके अंदर. अब इसमें आपने स्टेप क्या किए, सबसे पहले आपने इसमें सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन करा दिया. सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन करा दिया फ्लोटिंग डेब्रिस का. सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन का मतलब साइज के बेसिस पे, राइट, ऑन द बेस ऑफ साइज आपने फिल्ट्रेशन करा दिया. और फाइनली जितने हेवियर पार्टिकल्स थे उनको आपने सेडिमेंट करा दिया. तो यू फॉलो द प्रोसेस ऑफ द सेडिमेंटेशन. जब आपने दोनों स्टेप कर दिए तो इससे दो चीजें बाहर निकली. जो आपका वाटर बाहर निकला, दैट इज कॉल्ड एज द प्राइमरी इफ्लुएंट, राइट. प्राइमरी इफ्लुएंट इज द वाटर विच इज बीइंग मूव अवे, राइट. तो कैन आई से द वाटर, राइट, फ्री फ्रॉम floating debris and heavy sediments.
तो हैवी सेडिमेंट से और फ्लोटिंग डेब्रिस से आपने पानी को फ्री कर दिया, ये प्राइमरी इफ्लुएंट हो गया। और जो वेस्ट आया, जो भी वेस्ट आपने कलेक्ट किया, उसको आपने नाम दे दिया प्राइमरी स्लज, राइट। तो यू विल से द वेस्ट व्हिच हैज बीन कलेक्टेड इज कॉल्ड प्राइमरी स्लज, एंड दिस कंप्लीट जो आपका वाटर बाहर निकला उसे क्या कह दिया बेटा, प्राइमरी effluent, right? So we simply say the physical treatment or the primary treatment involve the two methods, and the two methods as, right, sequential filtration करना, sequential filtration on the basis of size of particle, particle के size के basis पे आप filtration करोगे तो sequence filtration, और फिर आप उसके बाद क्या करोगे उनमें सेडिमेंटेशन, दैट इज हेवियर पार्टिकल को आप सेडिमेंट कर दोगे, राइट। तो ये दो आपने स्टेप इसके अंदर लेके चलने, राइट। एवरीवन अंडरस्टूड यहाँ तक? अब जो हमारे पास प्राइमरी इफ्लुएंट आया, इसको हम भेज देंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, और जो प्राइमरी स्लज है उसको हम एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में पंप इन करा देंगे। तो प्राइमरी स्लज को भेजना है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में, राइट, क्योंकि वो तो वेस्ट ही है हमारे पास, और उसी के साथ साथ जो आपका यहाँ पर इफ्लुएंट आया इसको भेज देना है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। एवरीवन डन यहाँ तक? पॉइंट क्लियर हुआ, राइट। सो ऑन दैट बेसिस आई सिंपली से इसके अंदर कि प्राइमरी इफ्लुएंट is now entered for the secondary or biological treatment, right? और उसी के बाद आपका second, that is called primary sludge, इसको आपने भेज दिया anaerobic sludge digester. तो इट इज बीइंग फेड इन दिस एंड इट इज बीइंग फेड इन दिस। फेड का मतलब उसमें एंटर करा देना, राइट। गॉट दिस पॉइंट एवरीवन? यहाँ तक का पॉइंट समझ आ गया अच्छे से, राइट, कि हमें क्या करना है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर क्या करना चाहिए, राइट, और उसमें हम कैसे पूरी तरीके से इसका ब्रेकडाउन करा देते हैं, राइट। तो अब हमने देखो यहाँ पर ये कहा बच्चे कि जो प्राइमरी और फिजिकल ट्रीटमेंट था, आपने कहा वाटर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। हमने कहा वाटर के अंदर जितना भी आपका हैवी सेडिमेंट्स थे, जो भी आपके लार्ज साइज पार्टिकल्स थे, उनको आपने बेसिकली रिमूव अप करा दिया बाय यूजिंग दिस प्रोसेस कॉल्ड सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, राइट। ये यूज करके आपने मूव करा दिया, राइट, कंप्लीटेड। एंड उसी के साथ साथ हाँ, प्राइमरी स्लज को उसी के लिए यूज करेंगे धनंजय, बायोगैस बनाने के लिए, राइट ना। उसी के साथ हमने कहा बच्चे, राइट, कि वी हैव द पॉइंट कि हमने जो इफ्लुएंट था उसको आगे मूव करा देंगे, क्योंकि अभी भी उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट तो प्रेजेंट है, और वो ऑर्गेनिक वेस्ट को ही हमें अब क्या कराना है, डिग्रेड कराना है। एवरीवन गॉट दिस पॉइंट? यहाँ तक का पॉइंट सबको क्लियर हो चुका है? कंप्लीटेड विद द टास्क? डन? ओके, गुड, ग्रेट। तो अब आ जाते हैं, राइट, सेकेंड ट्रीटमेंट पे, बी ट्रीटमेंट, which is called secondary or biological treatment। अब ये हमारे पास सेकेंडरी और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या है वो अब हमें देखना है, बहुत ध्यान से इसको समझना, सेकेंडरी और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट को। Now we have the two tanks with us. First one is called aeration tank or called secondary treatment tank. This is the one called secondary settling tank. तो मैं एक बार ड्रॉ करूंगी, फिर उसके बाद आपको समझाऊंगी एक एक करके इसमें। This is called aerator or agitator. You have made the entry of primary effluent inside, जहां आपने इसका कराया बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन,
फ्रैक्शन और उसके बाद जो यहाँ से पानी बाहर गया दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी इफ्लुएंट। यहाँ पर आप करोगे इसमें सेटलिंग एंड सेटलिंग करके आप इसके दो फ्रैक्शंस बनाओगे। This is called secondary sludge, which is called waste, and this is the called activated sludge, which is carrying microbial flux. And finally from this जो water बाहर गया we will name it as the clarified effluent. Okay guys, now see over here. We say over here, हमने कहा यहाँ पर बहुत ध्यान से इसमें देखना। अब हमने इसमें डिफाइन किया कि we have a one that is called as a secondary treatment tank, right, and one is called as a secondary settling tank. आपने secondary treatment में करना क्या है? आपने कहा था जो ऑर्गेनिक वेस्ट आपका वाटर में प्रेजेंट है उसको कैसे रिमूव किया जाए, क्योंकि उसको आप ना तो सेडिमेंटेशन से रिमूव कर सकते हो ना फिल्ट्रेशन से रिमूव कर सकते हो। तो व्हाट शुड बी डन इन ऑर्डर टू रिमूव दैट, उसको रिमूव करने के लिए ऐसा क्या किया जाए, कैसे उसको रिमूव किया जाए, कैसे उसको टैकल किया जाए। तो हमने कहा द ओनली थिंग इज लेट्स डू द एरोबिक माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन। हम ये जानते हैं वाटर के अंदर थोड़ा सा प्रोपोर्शन हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब का प्रेजेंट है, जिसकी वजह से स्मॉल अमाउंट में डिकम्पोजिशन वैसे ही प्रोसेस उसमें चल रहा है, राइट। तो थोड़े अमाउंट में डिकम्पोजिशन का प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है उसके अंदर, जो हम ये चीज ऑलरेडी जानते हैं कि दिस इज अ प्रोसेस व्हिच इज अकरिंग इन इट, जो उसके अंदर अकर हो रहा है, राइट। द ओनली पॉइंट इज अब हमें उस प्रोसेस को थोड़ा फास्टन अप करना है, उस प्रोसेस को थोड़ा रैपिड करना है कि बहुत जल्दी से प्रोसेस हो जाए। नाउ व्हाट वी से, हमने क्या किया, राइट, एरेशन टैंक के अंदर, राइट, इन दिस टैंक that is called aeration tank और the secondary treatment tank जिसे आपने नाम दिया, इसमें आपने जब प्राइमरी इफ्लुएंट को डाला तो थोड़ा सा अमाउंट बैक्टीरिया और फंजाई का पहले ही एड ऑन कर दिया, राइट, स्मॉल अमाउंट। पहले ही तो हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब्स थे ही उसके अंदर, प्लस आपने स्मॉल प्रोपोर्शन, राइट, यहाँ पर माइक्रोब्स का एड ऑन कर दिया वाटर के अंदर। अब आपने वाटर के अंदर क्योंकि माइक्रोब्स का पोर्शन डाल दिया है, थोड़ा बहुत स्मॉल अमाउंट स्मॉल कंटेंट में माइक्रोब्स डाल दिए हैं, राइट, तो उन माइक्रोब्स ने शुरू कर दिया प्रोसेस एरोबिक बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन, दैट इज ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक करने का काम शुरू कर दिया। जब ऑर्गेनिक मैटर इनऑर्गेनिक मैटर में चेंज होने लग गया तो ऑब्वियस सी बात है उसका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हुआ, और वो पानी जो है जिसमें इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आ गए, दैट इज नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम वगैरह सिंपल आ गए यूनिट्स, कार्बन वगैरह, दे विल जस्ट मूव अप एज अ सेकेंडरी इफ्लुएंट की तरह बाहर चले गए, राइट। लेकिन जो वेस्ट था आपका सेकेंडरी इफ्लुएंट के अंदर अभी सब कुछ गया कि जो चीजें डिकम्पोज हुई और जो चीजें डिकम्पोज नहीं भी हुई, क्योंकि ऐसा तो नहीं है हर चीज डिकम्पोज हो जाएगी। लाइक सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज एरोबिकली डिकम्पोज हो ही नहीं सकता, लिग्निन है, लिग्निन एरोबिकली डिकम्पोज हो ही नहीं सकता। तो वो मैटर आपने जो है वो भी आपका किसमें गया, सेकेंडरी इफ्लुएंट के अंदर ही गया। तो अब सेकेंडरी इफ्लुएंट में ऑलरेडी डिकम्पोज्ड चीजें भी हैं और अनडिकम्पोज्ड चीजें भी हैं आपको, और उसके साथ साथ माइक्रोब्स भी हैं। तो यू हैव टू मेक एवरीथिंग टू बी राइट इन अ सेपरेटेड मैनर। तो आपने कहा कि भाई जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है उसको तो क्लैरिफाइड इफ्लुएंट में जाने दो बाहर, उसके साथ सेटल अप करो। सेटल किसको करोगे, जो आपका अनडिकम्पोज्ड मैटर है और जो आपका माइक्रोबियल का फ्रैक्शन है। तो आपने माइक्रोबियल के फ्रैक्शन को, स्मॉल फ्रैक्शन आपका माइक्रोबियल फ्रैक्शन आया जिसको आपने सेपरेट किया, सेटल अप किया सेंट्रीफ्यूज से। जब सेंट्रीफ्यूज में पढ़ते हैं ना हेवियर पार्टिकल सेटल हो जाते हैं, सेम वही सेकेंडरी स्लज क्योंकि हेवियर था अनडिकम्पोज्ड मैटर, वो सेटल अप हो गया बेस पे, उसको सेकेंडरी स्लज की तरह बाहर निकाल दिया। लेकिन वहीं पर जो ऊपर आपका यहाँ पर जो फ्लोटिंग मटेरियल था, राइट, जो सेकेंडरी स्लज के ऊपर आपका यहाँ पर माइक्रोब्स थे, वो माइक्रोब्स कुछ वाटर के अमाउंट के साथ साथ मूव कर गए एज द एक्टिवेटेड स्लज, राइट। दिस why it is called activated sludge। इसको activated sludge इसीलिए कहा because it is carrying the microbes। हमने कहा इन माइक्रोब्स को क्यों वेस्ट करते हो, why not to add these microbe again back into the aeration tank। इसका मतलब अगर आज आपने दिन में सीवेज ट्रीटमेंट प्लान ओपन किया, पहली बार पानी डाला, तो आप पहली बार उसमें इनोक्यूलम डालोगे माइक्रोब,
दोबारा आप कभी नहीं डालोगे, दोबारा बार बार एक्टिवेटेड स्लज से घूम घूम के वापस कौन आते जाएंगे? माइक्रोब्स। क्यों? क्योंकि जब आप बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन करा रहे हो तो माइक्रोब्स को फूड मिल रहा है ना, दे आर रिप्रोड्यूसिंग, दे आर मल्टीप्लाइंग, दे आर इंक्रीजिंग इन द नंबर्स, राइट? तो एक्टिवेटेड स्लज तो आपको हर बार मिलेगा, उसी एक्टिवेटेड स्लज को डालते जाओगे, उसी के रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को यूज करोगे एंड अल्टीमेटली ट्रीटमेंट प्रोसेस रन अलोंग चलाते चले जाओगे, right? So this is what is called, that is why it is called activated sludge method, कि this is an economical method. आपने एक ही बार माइक्रोब डाला, उसके बाद आपने कहा नहीं अब माइक्रोब नहीं डालना, अब बेसिकली प्रोसेस को नॉर्मल चलने दो, क्योंकि माइक्रोब ऑलरेडी डबल हो रहे हैं, ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, बन रहे हैं, राइट? और ऑलरेडी आप वहां पर उसको एडिट ऑन कर सकते हो, राइट? समझ आया सबको पॉइंट? एवरीवन अंडरस्टूड? यस गाइस, राइट? प्रोसेस क्लियर हुआ अच्छे से, राइट? अब जो एरेटर है हमारे पास यहाँ पर, एरेटर इज बीइंग द वन जो पंप इन कर रहा है ऑक्सीजन को, जिसका काम है ऑक्सीजन को पंप इन करना, राइट? गॉट दिस पॉइंट, राइट? अब ये फ्लॉक्स कहने का क्या मतलब है? माइक्रोबियल फ्लॉक्स का सिंपल मीनिंग, बैक्टीरिया एंटेंगल्ड विद इन द फंगल हाइफी, बैक्टीरिया फंगल हाइफी के बीच में एंटेंगल्ड है, राइट? घुसा हुआ है, इसीलिए हमने कहा, राइट? आप कितना हाउ लॉन्ग बेटा, इसमें क्या होता है, कुछ माइक्रोब्स डेड भी होते रहते हैं और कुछ माइक्रोब्स नए भी बन रहे हैं, राइट? तो दोनों तरीके से काम हो रहा है, राइट? तो जो आपके डेड हो रहे हैं वो तो बेसिकली स्लज की फॉर्म में बाहर आ जाएंगे, और कुछ माइक्रोब जो नए बनते चले जाएंगे वो एक्टिवेटेड स्लज की फॉर्म में आगे मूव करते रहेंगे, राइट? सो दैट इज व्हाट वी से ओवर हियर, राइट? क्लैरिफाइड इक्वेंट कंटेन वेस्ट नहीं सान्या, इट कंटेन्ड वाटर, राइट? वेस्ट जो था अनडिकम्पोज्ड वेस्ट है, राइट? ये वो वाटर कैरी कर रहा है जिसमें ऑलरेडी डिकम्पोज्ड, दैट इज इनऑर्गेनिक यूनिट्स आ चुके हैं। समझ आया पॉइंट? जो इनऑर्गेनिक यूनिट्स आ चुके हैं उनको आप लेके चल रहे हो। क्लियर एवरीवन? राइट? अब अगर हम इसी को स्टेप बाय स्टेप नोट करें, राइट, तो हमारे पास क्या, अब हाँ मैं डेफिनेशन भी लिखवाती हूँ उसकी, देखो यहाँ पर, राइट? तो हमने कहा नाउ व्हाट आर द स्टेप्स, राइट? तो स्टेप्स मेरे पास सबसे पहले आ गए, आपने इनफ्लक्स कराया, इनफ्लक्स ऑफ प्राइमरी इफ्लुएंट, प्राइमरी इफ्लुएंट इनसाइड बायोलॉजिकल और सेकेंडरी टैंक, इसमें आपने इनफ्लक्स करा दिया। अब प्राइमरी इफ्लुएंट जब आपके अंदर जा चुके हैं, व्हेन यू हैव डन द इनफ्लक्स ऑफ दिस, आपने शुरू कर दिया बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन बाय एरोबिक माइक्रोब्स। This is the thing need to remember every time we are going to use aerobic microbe. तभी हमने एरेटर लगाया जो घूमता रहेगा एज अ ब्लेड, मिक्स करता रहेगा ताकि एरेशन होती रहे, एयर मिलती रहे, ऑक्सीजन मिलती रहे उसको। एरोबिक माइक्रोब्स से बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन which is mediated by microbial flux, that is bacterial cells entangled within fungal hyphae. फंगल हाइफी में बैक्टीरियल सेल्स एंटेंगल्ड है। एनारोबिक इसलिए नहीं करते बेटा, राइट? क्योंकि एक्चुअली वाटर के अंदर डीओ प्रेजेंट है, वाटर के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो आप एनारोबिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर ही नहीं सकते। दैट्स व्हाई यू नेवर नीड एनारोबिक माइक्रोब्स टू बी डन। एरोबिक ही डिकम्पोजिशन करेगा, ठीक है? समझ आया प्रोसेस, राइट? बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन आपने किया, बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन से फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक यूनिट्स प्लस नॉन डिकम्पोज्ड मैटर विद इन वाटर, एंड अब आपने इसको नाम क्या दे दिया? You name this as the secondary effluent. माइक पहले स्टार्टिंग में आपने डाले हैं बेटा, उसके बाद आप नहीं डालोगे, उसके बाद एक्टिवेटेड स्लजी डालेगा उसको, ठीक है? उसके बाद एक्टिवेटेड स्लजी उन्हें प्रोपगेट करता रहेगा, इनिशियली आपने डालने। नेक्स्ट फोर्थ वन, अब इनफ्लक्स ऑफ सेकेंडरी इफ्लुएंट inside secondary settling tank, इनफ्लक्स करा दिया,
and formation of minor fraction as activated sludge. अब इसी एक्टिवेटेड स्लज को आप मूव इन कराओगे, राइट, backflow of activated sludge, which is microbial flux itself in biological tank में डाला, and removal of undecomposed waste को रिमूव कर दिया as सेकेंडरी स्लज, राइट, सेकेंडरी स्लज की तरह आपने उसे रिमूव कर दिया. Okay, is it fine everyone? Audio video fine? Sanya, just rejoin once again beta. Just rejoin once again. Okay, fine. एक मिनट धनंजय, दिखाती हूँ वापस से स्टेप्स आपको एक बार फिर से एक एक करके. हाँ, मैं एक बार फिर से समझाती हूँ, एक मिनट नोट कर लूँ पूरा फ्लो चार्ट. Now, efflux of clarified effluent from secondary settling tank. देखो, ध्यान से देखना. हमने सबसे पहले बेटा प्राइमरी इफ्लुएंट को बायोलॉजिकल सेकेंडरी टैंक में डाला, इनफ्लक्स कराया इसका. इनफ्लक्स कराने के बाद आपने बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन करा. दिस बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन इज असिस्टेड बाय हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स. वो हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स जो ऑलरेडी प्रेजेंट है वाटर में, जो हमने शुरू से कहा था, प्लस इनोक्यूलम. इनोक्यूलम का मतलब क्या होता है एवरीवन? इनोक्यूलम इज सेड टू बी द स्टार्टर कल्चर. जो आपने स्टार्टिंग में सबसे पहले डाले हैं उसे आपने इनोक्यूलम का नाम दिया. इन दोनों को मिला के आपने नाम क्या दिया है? दैट टुगेदर इज कॉल्ड माइक्रोबियल फ्लक्स. बैक्टीरिया फंजाई में फंसते नहीं है, बैक्टीरिया फंजाई में एंटेंगल हो जाते हैं बिकॉज बेटा फंगस के हाइफी होते हैं और बैक्टीरिया रॉड शेप या फिर स्फेरिकल शेप होते हैं, तो दे जस्ट गेट एंटेंगल इनसाइड. उस पूरे स्ट्रक्चर को हम नाम बस फ्लक्स कर दे देते हैं, राइट. तो ना हम फंसा रहे हैं, राइट, लेकिन बस एक तरीके से जस्ट एंटेंगल हो जाते हैं. गॉट दिस पॉइंट, राइट. फिर हमने कहा यहाँ पर डिकम्पोजिशन होने के बाद इनऑर्गेनिक यूनिट्स बन गए, नॉन डिकम्पोज मैटर बन गया, जिसे आपने सेकेंडरी इफ्लुएंट कह दिया. ये सेकेंडरी इफ्लुएंट आपने इनफ्लक्स करा दिया सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में, जहां पर सेटल डाउन हो जाएगा, जिसमें जो मेजर फ्रैक्शन होगा इज सेकेंडरी स्लज एंड माइनर फ्रैक्शन इज द एक्टिवेटेड स्लज. तो हमने कहा माइनर फ्रैक्शन जो एक्टिवेटेड स्लज है, राइट, उसको आपने मूव कराना है. एक्टिवेटेड स्लज का मतलब, राइट, विच इज मेड अप ऑफ द माइक्रोबियल फ्रैक्शन, जो लिविंग माइक्रोबियल फ्रैक्शन से बना हुआ है, उसको आप लेके चल रहे हो. अंडरस्टूड एवरीवन, राइट. तो आपने पॉइंट लिया, राइट, जिसकी बेसिस पे आपने यहाँ पर ये डिफाइन कर दिया. अब समझ आया पॉइंट? ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हो गया, राइट. तो इनफ्लक्स ऑफ सेकेंडरी इफ्लुएंट इनसाइड सेकेंडरी सेटलिंग टैंक एंड फॉर्मेशन ऑफ माइनर फ्रैक्शन एज एक्टिवेटेड स्लज. फिर आपने बैकफ्लो करा दिया एक्टिवेटेड स्लज का बायोलॉजिकल टैंक में और रिमूव कर दिया अनडिकम्पोज्ड वेस्ट को एज अ सेकेंडरी स्लज की तरफ, राइट. और फाइनली क्लैरिफाइड इफ्लुएंट आपने वहां से बाहर निकाल दिया. एवरीवन डन यहाँ तक? हाँ जी बेटा. और कोई पॉइंट जो दिमाग में आ रहा हो? व्हाट इज इनऑर्गेनिक मैटर मैं भी बना रही हूँ, अभी डायग्राम में बताऊंगी बेटा. मैं अभी दिखाने वाली हूँ. इनऑर्गेनिक मैटर इज मिनरल आयंस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन, ऑक्सीजन, ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होते हैं, राइट. अब मैं एक एक करके यहाँ पॉइंट शो कर रही हूँ, राइट. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर 2-3 सेकेंड्स, राइट. 1 सेकेंड एक पेज पे रुकूंगी एंड सब नोट कर लो. फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट सबसे पहले,
Now moving to third and fourth. Done till fourth. आगे बढ़ जाऊं. Fifth and sixth. Completed यहाँ तक. Right now, process of biological decomposition. अब जो भी हमने वर्ड लिखा, बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन, इसका क्या ओवरऑल प्रोसेस है, दैट वी हैव टू स्टेट. अब हमें वो प्रोसेस बेसिकली स्टेट करना है. राइट, अब देखो ध्यान से. प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन में वी विल से हमारे पास बेटा प्रेजेंट है ऑर्गेनिक वेस्ट. राइट, ये ऑर्गेनिक वेस्ट के अंदर जनरली पॉलीमर्स हैं एंड ओलिगोमर्स. फाइन, आपने इनका कैटाबॉलिज्म कराया, जो बेसिकली किसने किया है, माइक्रोब्स. राइट, एज एरोबिक माइक्रोब्स. तो एरोबिक माइक्रोब्स इस ब्रेकडाउन को करने के लिए रिक्वायर क्या कर रहे होंगे, ऑक्सीजन. ऑब्वियसली बात है, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर दिस. राइट, अब अगर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है इसके लिए, राइट, तो हमने कहा इफ ऑक्सीजन इज बीइंग रिक्वायर्ड ओवर हियर, राइट, तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द इनऑर्गेनिक यूनिट्स लाइक NO2 compounds, SO2 compound, SN2, राइट, उसके साथ साथ आपका यहाँ पर कार्बन यूनिट्स ये आपके प्रेजेंट है, प्लस अनडीकम्पोज्ड. राइट, अनडीकम्पोज्ड में आपका आ गया सेल्यूलोज, लिग्निन, सुब्रिन, क्यूटिन, ये सब आपके अनडीकम्पोज्ड हो गए. समझ आया सबको पॉइंट क्या हो रहा है इसमें. राइट, नाउ अनडीकम्पोज्ड आ गए हमारे पास. हमने कहा ये जो इनऑर्गेनिक यूनिट्स हैं, दिस फ्रैक्शन इज बीइंग मूविंग एज द clarified effluent and this fraction is moving as the secondary sludge. Is it fine everyone? Right, अब समझ आया सबको पॉइंट अच्छे से. राइट, तो दिस इज व्हाट वी स्टेटेड टिल हियर. अब मैंने इस पूरे प्रोसेस में कहा बेटा कि जो मुझे ऑक्सीजन इस प्रोसेस के दौरान चाहिए, दिस इज कॉल्ड एज बीओडी. अब नया कंसेप्ट शुरू करूंगी बीओडी से. राइट, यहाँ तक का पहले पॉइंट क्लियर हो गया. बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन किसे कहते हैं? बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन सिंपली मीनिंग कि आपने ऑर्गेनिक वेस्ट का ब्रेकडाउन करा दिया और ब्रेकडाउन करा के आपने इनऑर्गेनिक यूनिट्स एंड अनडीकम्पोज यूनिट्स बना दी. जो इनऑर्गेनिक यूनिट्स हैं वो एज सच क्लैरिफाइड इफ्लुएंट में पास ऑन हो जाएंगी. राइट, लेकिन वहीं पर अगर हम लेके चले कि जो हमारे पास आपके यहाँ पर अनडीकम्पोज यूनिट है वो आपने सेकेंडरी स्लज की फॉर्म में बाहर निकाल दी. ऑलिगोमर्स क्या होते हैं? हु विल टेल मी व्हाट इज ऑलिगोमर्स? पॉलीमर्स, ऑलिगोमर्स एंड मोनोमर्स. राइट, सबने पढ़ा है मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड.
मोनोमर मतलब सिंगल यूनिट, ऑलिगोमर का मतलब जिसके अंदर कम से कम 2 to 9 यूनिट्स प्रेजेंट है। बीओडी पढ़ा रही हूँ जीशान अभी, राइट? यस एग्जैक्टली सान्या। और 9 यूनिट से ज्यादा वाले आपके क्या कहलाए जाते हैं? पॉलीमर्स, राइट? वो सबके सब मिलके आपके क्या बनते हैं बेटा? दैट बिकम एज द ऑर्गेनिक वेस्ट। अब समझ आ गया सबको पॉइंट? राइट एग्जैक्टली रजुल, करेक्ट सान्या, डन यहाँ तक बच्चा, राइट? अब बीओडी के कंसेप्ट पे आ जाऊं, राइट? वी से व्हाट इज दिस बीओडी नाउ। अब हमने यहाँ पर बीओडी का कंसेप्ट पढ़ना है। बीओडी का मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। वी विल से बीओडी इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब इट इज द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन विच इज रिक्वायर्ड, राइट? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन required for decomposition of organic matter by microbes, राइट? कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है उसको हम कहते हैं बीओडी। अब मुझे एक सिंपल सा कंसेप्ट बताओ, इफ बीओडी इज हायर फॉर अ वाटर, कैन आई से द लेवल ऑफ द वाटर पोल्यूशन इज हायर और लोअर? The level of water pollution is higher or lower? You can speak up also guys. Right, higher, very good. Right, तो हमने कहा यहाँ पर, right, that is going to be the higher pollution level. पोल्यूशन लेवल क्या हो चुका है? बहुत ज्यादा हो चुका है। तो जब आपका वाटर का बीओडी ज्यादा है, राइट, तो वी विल से इट इज गोइंग टू हैव द हायर पोल्यूशन लेवल। उतना ज्यादा पोल्यूशन का लेवल वहां पर प्रेजेंट है जितना आपका बीओडी का लेवल भी ज्यादा होगा वाटर बॉडी में, राइट? तो आपका हो गया हायर द पोल्यूशन। मींस वी कैन से, राइट, बीओडी एक्ट एज इंडिकेटर ऑफ वाटर pollution. Am I right? Right. Therefore, BOD is inversely proportional to DO. Yes, who is speaking, beta? Your voice is not clear, bacha. Can I say BOD is indicator of water pollution? कि वाटर को देखने के लिए कि वाटर का लेवल क्या है पोल्यूशन का, उसको स्टडी करने के लिए वी कैन से बीओडी इज बीइंग द वन, राइट? जहां पर हम ये डिफाइन करेंगे कि जितना ज़्यादा हमारे पास एक एरिया में बीओडी है, राइट, उतना ही ज़्यादा पोल्यूटेड वाटर है। इसका मतलब उतना कम उसके अंदर उसका डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है। व्हाट इज डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन बेटा? अगर हम कहें तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन हम किसे कहेंगे? Right, if I will say about the dissolved oxygen, can I say it's the amount of the oxygen which is being dissolved in the water body? कि इतना amount oxygen का water body में dissolved है, right? तो हमने कहा higher the BOD, lower will be the DO level of the water, right? Everyone understood? Completed है यहाँ तक का point? Good. Now, if I will state a curve for this, I mean double voice आ रही है ना? Organic matter by microbes. हाँ मुझे भी लग रहा है। एक मिनट, wait everyone, I'm just rejoining the chat. एक सेकंड, फिर से करती हूँ एक बार कि डबल वॉइस हो रही है। Okay, is it fine everyone? अभी ठीक है बच्चे? राइट, चलो। हाँ जी, DO इज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। DO का मतलब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। फाइन, ओके एवरीवन। नाउ मूविंग टू दिस, यहाँ देखो, ये मैंने लिया सीवेज वाटर,
and this is I am having clarified water, right? दो मेरे पास पैरामीटर्स है. Now tell me, ये A और B, A क्या है BOD और DO में से? ये लेवल सीवेज वाटर का है. सीवेज वाटर के लेवल में A क्या लेबल करूं? BOD लेबल करूं या DO लेबल करूं? What should be the labeling for A? A की लेबलिंग क्या होनी चाहिए? BOD. Very correct. Right, A has to be BOD. हमने कहा A हमारे पास BOD हो गया, B हमारे पास D हो गया, राइट? अब जब मैं सीवेज वाटर से क्लैरिफाइड इफ्लुएंट की तरफ जा रही हूँ, क्या BOD का लेवल कम हो रहा है? राइट. लेकिन अब जब मैं सीवेज वाटर से क्लैरिफाइड वाटर की तरफ जा रही हूँ, क्या DO का लेवल बढ़ रहा है? इज इट फाइन एवरीवन? ग्राफ समझ आ गया सबको अच्छे से? हमने कैसे कहा? कैन आई से दिस इज द पॉइंट? अगर मान लो रिवर वाटर है, राइट, दिस इज द पॉइंट X, ये एक X ऐसा पॉइंट है जहां पर एक्वाटिक बायोटा फ्लरिश, लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट था Y जहां पर डिमिनिश्ड स्टेट ऑफ एक्वाटिक बायोटा. ये लाइन सबको क्लियर हो गई है? क्या हमारे पास बेटा Y पॉइंट पे एक्वाटिक लाइफ ज्यादा है या कम है वाटर के अंदर? अगर मान लो मैं एक वाटर की बात करती हूँ, सिंपल, ओके, नो वरीज सानिया, आई रिपीट वंस अगेन. देखो हमने कहा यहाँ पर आई एम टेकिंग द टू थिंग्स. मेरे पास सीवेज वाटर है, सीवेज वाटर चलाया, राइट, तो आपने उसे चेंज कर दिया क्लैरिफाइड वाटर में. और ये सीवेज वाटर है क्या एक्चुअली? दिस इज बेसिकली डिफाइंड एज द पॉइंट ऑफ सीवेज इनफ्लक्स इन द वाटर. सीवेज का आपने इनफ्लक्स किया है रिवर वाटर के अंदर. रिवर वाटर चलो लेके चलते हैं. सीवेज इनफ्लक्स इन रिवर वाटर. तो रिवर वाटर के अंदर सीवेज का इनफ्लक्स किया, ये आप कराते गए ट्रीटमेंट, और ये आपके पास आ गया कॉल्ड क्लैरिफाइड रिवर वाटर. ठीक है. जब मैंने यहाँ पर बेटा सीवेज का इनफ्लक्स किया तो उस पॉइंट पे मेरे पास वाटर का BOD हाईएस्ट होगा. तो मैंने कहा वाटर का BOD हाईएस्ट है, लेकिन उसी पॉइंट पे अगर मैं उसे आगे मूव करूंगी तो धीरे धीरे वाटर का BOD क्या होता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा, क्योंकि आप क्लैरिफिकेशन कर रहे हो. यू आर डूइंग द वर्ड, यू डूइंग द प्रोसेस ऑफ द क्लैरिफिकेशन. आप रिवर वाटर को क्लैरिफाई कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपने कहा कि वो आपके पास किस में चेंज हो गया? इनटू द प्योरीफाइड इफ्लुएंट में चेंज हो गया, राइट. हमने कहा सीवेज इनफ्लक्स जो है हमारे पास क्लैरिफाइड इफ्लुएंट में चेंज हो चुका है, राइट. सो एट दैट पॉइंट आपने कहा यहाँ पर इसके अंदर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर वाटर के अंदर पोल्यूशन का, पोल्यूटेंट्स का लेवल कम कर दिया, नहीं. तो जब पहले कंडीशन थी, जब आपने सीवेज इनफ्लक्स किया था, उस टाइम पे तो एक्वाटिक बायोटा अच्छे से नहीं ग्रो कर सकता ना. एक्वाटिक बायोटा लीस्ट डेवलपिंग होगा उस टाइम पे. लेकिन जब आप आगे की तरफ मूव करोगे तो एक्वाटिक बायोटा धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा? फ्लरिश का मतलब डेवलप होने लग जाएगा, राइट. सो दिस इज द पॉइंट दैट वी विल से फॉर हियर कि हमारे पास इस तरीके से वाटर के अंदर BOD और DO का लेवल मेंटेन होता है. अब समझ आ गया सबको पॉइंट? एवरीवन डन विद द ग्राफ? राइट, क्लियर है बेटा? किसी को कोई डाउट इस ग्राफ के अंदर? या हम इकोलॉजी में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये ग्राफ मैंने आपको स्पेसिफिकली यही पढ़ा दिया क्योंकि BOD DO इसी से रिलेटेड टॉपिक है, राइट. चलो अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्लियर. अब मान लो जो आपके पास सेकेंडरी ट्रीटमेंट आया, दैट सेकेंडरी ट्रीटमेंट करने के बाद जो आपने क्लैरिफाइड इफ्लुएंट बनाया है, यू हैव टू मेक इट इनटू द ड्रिंकेबल वैल्यू. आपको इसे ड्रिंकेबल वैल्यू में चेंज करना है, आपको इसे ड्रिंकेबल वाटर में चेंज करना है. क्या मुझे इसके बाद एक ट्रीटमेंट और करना पड़ेगा? क्योंकि मैं क्लैरिफाइड इफ्लुएंट को तो यूज नहीं कर सकती ना डायरेक्ट ड्रिंकेबल की तरह, क्योंकि उसके अंदर इनऑर्गेनिक मैटर में SO2 NO2 भी प्रेजेंट है और प्लस मेटल्स भी प्रेजेंट है, मेटल की पॉइजनिंग भी है. अगर उसको अलग करना है तो वी हैव टू गो फॉर द ट्रीटमेंट व्हिच इज कॉल्ड एज द टर्शियरी ट्रीटमेंट. हमें क्या करना पड़ेगा? हमें टर्शियरी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा. एंड अब टर्शियरी ट्रीटमेंट कैसे किया जाए? लेट्स टॉक अबाउट दैट. हमने कहा टर्शियरी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? हमने कहा टर्शियरी ट्रीटमेंट इज बीइंग द वन व्हिच हैज टू बी डन एज अ फिजियोकेमिकल ट्रीटमेंट, जो एक तरीके का फिजियोकेमिकल ट्रीटमेंट है जहां पर आप UV फिल्ट्रेशन करोगे, ओजोनोलाइसिस करोगे, रिवर्स ऑस्मोसिस करोगे. घर पे नहीं होते, आरओ लगे होते हैं, राइट. तो वहां पर क्या हो रहा है? वहां यही तो प्रोसेस हो रहा है कि जो आपके पास MCD से वाटर आ रहा है वो तो क्लोरीनेटेड वाटर है. उन्होंने तो बस पास में क्लोरीनेट डाल दिया, क्लोरीन डाल दिया और अल्टीमेटली उसको ट्रीट करके दे दिया हमें, राइट. तो जो उनके पास सेकेंडरी, उन्होंने बेसिकली सीवेज ट्रीटमेंट प्लान लगा रखे हैं और वो सेकेंडरी क्लैरिफाइड इफ्लुएंट तक बनाते हैं जिसका क्लोरीनेशन होता है और ऑटोमेटिकली हमारे पास प्रोसेस काम करना शुरू कर देता है, राइट. वाटर आने लग जाता है घर पे. लेकिन वो वाटर को हम पी तो नहीं सकते ना, बिकॉज वाटर के अंदर जो मेटल की पॉइजनिंग एंड ऑल दैट पोल्यूटेंट्स आर बीइंग प्रेजेंट, उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा? हमने कहा उसको ट्रीट करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, हमें उसका क्या करना पड़ेगा? टर्शियरी ट्रीटमेंट, दैट इज उसका UV ट्रीटमेंट, उसका रिवर्स ऑस्मोसिस और ओजोनोलाइसिस वगैरह करा के ट्रीट करके हम उसको कंप्लीट
करेंगे ताकि हमारे पास वो बिल्कुल प्योरीफाइड इफ्लुएंट बन जाए और उसको सप्लाई कर दिया जाए। राइट, अब समझ आ गया सबको पॉइंट? राइट, हाउ एक्वाटिक बायोटाइप बीओडी, बीओडी लेवल पे नहीं हुआ बेटा, देखो इस पॉइंट पे, एक्स पॉइंट पे देखो, एक्स पॉइंट पे वाटर में डीओ ज्यादा है। राइट, ये चीज सब क्लियर रखना। इट इज द एक्स पॉइंट इज द वन, अगर मैं इसमें लिख भी देती हूँ यहाँ पर रादर, राइट, एक्स पॉइंट आपका वो है जहां पर आपने बीओडी क्या लिया है, मिनिमम, राइट, और डीओ क्या लिया है आपने, मैक्सिमम। डीओ इज बीइंग मैक्सिमम एंड बीओडी इज बीइंग मिनिमम, राइट, एट द पॉइंट एक्स। लेकिन अगर वहीं पर मैं वाई पॉइंट देखूं तो वाई पॉइंट ऐसा था जब बीओडी मेरे पास मैक्स था और डीओ मेरे पास मिनिमम था। अब पॉइंट समझ आया बच्चे? राइट, राइट राजू, क्लियर हो गया बेटा? इस तरीके से आपने इसको डिफाइन किया, अंडरस्टूड? राइट, नाउ मूविंग टू दिस वन, अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। राइट, नाउ दैट इज द टर्शरी ट्रीटमेंट, और वी कैन से थर्ड वन, राइट, एज द फिजियोकेमिकल ट्रीटमेंट। लेकिन ये ट्रीटमेंट हम हर एक में नहीं मेंशन करते। दिस इज अ ट्रीटमेंट ओनली फॉर मेकिंग द ड्रिंकिंग वाटर। क्लैरिफाइड इफ्लुएंट तक आप बना चुके हो, इसलिए एनसीईआरटी कहती है हाउ मेनी ट्रीटमेंट स्टेप्स आर इंक्लूडेड इन द सीवेज वाटर ट्रीटमेंट, ओनली 2 steps, that is the primary and the secondary treatment. Right, tertiary treatment called as the physiochemical treatment. Right, जिस treatment की वजह से what you are doing, you are making that clarified effluent को आप change करोगे, right, किसके अंदर? clarified effluent is going to be changed in the drinkable water. clarified effluent को आप drinkable water के अंदर change करोगे, that is what you will take it as the tertiary treatment. इसको आप tertiary treatment define करोगे। समझ आया सबको पॉइंट? राइट, अब ये टर्शरी ट्रीटमेंट करने, राइट, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप बेसिकली क्या कर रहे हो इस ट्रीटमेंट के अंदर, यू विल ईदर गो फॉर द यूवी ट्रीटमेंट और यू कैन गो फॉर द रिवर्स ऑस्मोसिस, राइट, और यू कैन गो फॉर द क्लोरिनेशन, जो आप जनरली करते ही हो। क्लोरिनेशन को हम ना भी इंक्लूड करें इसमें तो भी चलेगा, और यू कैन गो फॉर दी ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस भी करा सकते हो। तो यूवी ट्रीटमेंट, रिवर्स ऑस्मोसिस, क्लोरिनेशन, ओजोनोलाइसिस, जिनका मेन काम का क्या होगा, टू ट्रीट दी मेटल पॉइजनिंग, मेटल पॉइजनिंग को ट्रीट करना, एंड मेकिंग, और बनाएगा क्या, मेकिंग वाटर फ्री फ्रॉम metals and non-required inorganics. TDS is total dissolved solute बेटा, कितना solute totally dissolved है उसके अंदर, that is called TDS value, उसे हम कहते हैं। वाटर में जितना ज्यादा inorganic solvents होते हैं उतना ज्यादा उसका TDS होता है। राइट, एवरीवन कंप्लीटेड? यहाँ तक पूरा ट्रीटमेंट समझ आ गया है सबको अच्छे से? डन है? राइट, दिस इज व्हाट वी डिफाइन एज द कंप्लीट प्रोसेस फॉर द सीवेज ट्रीटमेंट प्लान। राइट, एक फाइनली पिक्चर इसकी, एंड फिर स्टार्ट करें बायोगैस प्रोडक्शन, सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस, ऑल्सो कॉल्ड STP, और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी कह सकते हो इसको। अब बहुत ध्यान से इसमें देखना, डायग्रामेटिकली मैं बना रही हूँ इसके अंदर, जो भी हमने प्रोसेस किया है उसी को ही डिफाइन कर रहे हैं। नाउ इन दिस कंप्लीट, हाँ एक सेकेंड रुको बेटा, इसमें मैंने एंटर किया सीवेज वाटर, यहाँ से मैंने एंट्री करा दी प्राइमरी इफ्लुएंट, दिस इज द वन called as primary sludge, this is the one called secondary effluent, this is now clarified effluent, secondary sludge,
activated sludge. Right now, if we will observe over here, अगर हम इसमें देखें यहाँ पर, say this is the primary tank, this is the secondary tank, this is the settling tank, this is the anaerobic sludge digester. यहाँ आपने इस तरीके से एरेटर लगा रखा है. Here you go for filtration plus sedimentation. Here you go for biological decomposition. In this you go for settling, and from this you form the biogas. This clarify the effluent. दो प्रोसेस हो सकते हैं, इधर यूज्ड, या तो आप सिंपली इसको यूज कर दो या फिर इसे एंटर करा दो. टर्शरी ट्रीटमेंट में टू फॉर्म ड्रिंकेबल वाटर. हो गया क्लियर सबको? डायग्रामेटिकली कैसे कैसे किया हमने? यस एवरीवन, राइट. दिस इज द कंप्लीट सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस. अब स्लज डाइजेस्टर आपको मैं पढ़ाऊंगी कैसे हम बायोगैस बनाते हैं. स्लज डाइजेस्टर एक्टिवेटेड स्लज में these are the microbial flocks which are being present. Right, so completed everyone. जो अभी तक प्रोसेस आपको बताया बस वही मैंने यहाँ पर जॉट डाउन किया है. right, कोई नई चीज नहीं लिखी है. राइट पार्ट इज नॉट. हाँ वो मैं अभी दिखाती हूँ. पहले इतना नोट कर लिया सबने, फिर मैं थोड़ा स्क्रीन को इधर कर दूंगी ना तो दिख जाएगा. मैम टर्शरी ट्रीटमेंट के जो आपने ब्रैकेट में लिखा था वो देखना था, फिजियोकेमिकल वाला. फिजियोकेमिकल ट्रीटमेंट एक मैं ऊपर करती हूँ बेटा, ये वाला नोट कर लो फिर करती हूँ. स्क्रॉल डाउन, ये नोट कर लो सब. फिर मैं ऊपर वाला एक बार कर दूँ ताकि जिसका वो रह गया वो वाला भी नोट करें. समझ आ गया सबको कैसे करना है? बीओडी का कंटेंट क्लियर है एवरीवन? Okay everyone, so now moving to this point. ऊपर scroll up कर दो. Completed. This is being the one. Tertiary treatment. Now we have to see how we will produce the biogas by using the sludge. Sludge को use करके बायोगैस कैसे बनेगा. राइट,
सो अब एवरीवन डन हो गया, ये वाला टॉपिक सबका कंप्लीटेड, पूरा अच्छे से समझ आ गया? आगे बढ़ जाऊं? Okay guys, now moving to this point, that is starting with the biogas production. अब start करेंगे हम with the next topic, anaerobic sludge digestion and we can simply state it to be the biogas production. Right, so moving to the biogas production. Right, so let's state about it over here. Biogas production अब हम कैसे करते हैं? Now see everyone, we have taken the primary sludge. Sludge का मतलब सबको पता चल गया ना, waste कहते हैं हम. Another one, स्लज का सिंपल मीनिंग होता है वैसे सॉलिड. इसके अंदर प्रेजेंट है हमारे पास अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक वेस्ट, एंड दिस अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक वेस्ट आर द पॉलीमर्स लाइक सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, ऊपर मैं शायद हेमीसेल्यूलोज लिखना भूल गई थी, लिग्निन, क्यूटिन, काइटिन, सुबरिन, ये सब प्रेजेंट है हमारे पास एज अ पॉलीमरिक यूनिट. इनमें से कोई भी हो सकता है. अभी मैं एग्जांपल लेके चलूंगी सेल्यूलोज का, क्योंकि हमें जो पढ़ना है वो एक्चुअली बायोगैस का प्रोडक्शन फ्रॉम द काउ डंग भी पढ़ना है. काउ डंग भी सेल्यूलोज में रिच होता है. राइट, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ द सेल्यूलोज ओवर हियर. राइट, इसका अब हमें क्या कराना है बेटा? वी हैव टू गो फॉर द anaerobic digestion. anaerobic digestion हमें करना है एंड फाइनली फॉर्मेशन करनी है बायोगैस की, which is having CH4 CO2 plus H2 compounds इसमें प्रेजेंट है. That's a complete biogas which we have to form. और ये पूरा anaerobic digestion 3 steps में इन्वॉल्व होता है. वो 3 steps एक एक करके अभी पढ़ाने वाली हूँ. That is solubilization, second acidogenesis, and third that we will say methanogenesis. Right, so now starting with the very first step, that is called solubilization. यहाँ तक डन है? सबसे पहले यहाँ बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं दोगे, यहाँ कोई बीओडी का रोल नहीं रहेगा. राइट, देयर इज नो रोल ऑफ द बीओडी व्हिच इज गोइंग टू बी देयर. एंड आप सिंपल इसमें बस ये लेके चलोगे कि दे हैव द प्रोसेस, जहाँ पर आपने डिफाइन कर दिया कि 3 आपके प्रोसेसेस के अंदर इन्वॉल्व होंगे. हाँ, बस वो 1 मिनट नीचे हो गया था बाय मिस्टेक. राइट, नोट करो फटाफट से. स्टार्ट करें इसके तीनों. बहुत सिंपल प्रोसेस है ये, शायद मैंने आपको मीथेनोजेंस में पढ़ाया भी होगा. डन, स्टार्ट करें प्रोसेस. तो मैं सेल्यूलोज का एग्जांपल लेके चल रही हूँ. राइट, एंड इन दैट वी विल टेक अबाउट दी स्टेप्स. नाउ सी, सेल्यूलोज इज प्रेजेंट विद अस एज द अनडिकम्पोज्ड पॉलीमेरिक यूनिट, जो हम जानते भी हैं पॉलीमेरिक यूनिट है, अनडिकम्पोज्ड है. सेल्यूलोज का सबसे पहले आपने कराया फर्स्ट स्टेप which is called solubilization. अब solubilization आप डायरेक्ट anaerobic से नहीं कर सकते बेटा,
क्योंकि एनवायरमेंट अनडिकम्पोज्ड इनऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक वेस्ट अंकुर क्या होता है जो ऑलरेडी डिकम्पोज्ड है बेटा, इनऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज नहीं करना पड़ता, NO2 SO2 तो आपके ऑलरेडी क्या है, आपके डिकम्पोज्ड है, फाइन, नहीं तो वो तो ऑलरेडी आपके डिकम्पोज्ड है, तो हमें यहाँ पर पॉलीमेरिक अनडिकम्पोज्ड यूनिट लेके चलनी है, ठीक है, राइट। हाँ जी बेटा, अब हमने सोल्यूबलाइजेशन कराया, सोल्यूबलाइजेशन करके हमने फॉर्मेशन कर दी ग्लूकोज की, ऑलरेडी वी नो दैट इट इज बीइंग मेड अप ऑफ द ग्लूकोज इटसेल्फ, तो पहला प्रोसेस करा दिया सोल्यूबलाइजेशन, सोल्यूबलाइजेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ पॉलीमर एज मोनोमर, पॉलीमर का ब्रेकडाउन करा दिया हमने मोनोमर की फॉर्म में, एंड ऑटोमेटिकली वी हैव द सिंथेसिस ऑफ द ग्लूकोज, फाइन। अब देखो हमने जो ग्लूकोज की फॉर्मेशन की, ग्लूकोज का मैंने सेकेंड प्रोसेस कराया, दैट इज कॉल्ड एसिडोजेनेसिस, एसिड फॉर्मेशन। अभी कैसे करते हैं एसिडोजेनेसिस वो ध्यान से देखना। हमने कहा ग्लूकोज इज देयर, ये सब ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट। कैसे चेंज किया ग्लूकोज को पायरुवेट में? ग्लाइकोलिसिस से, राइट। धनंजय उसको टर्शियरी ट्रीटमेंट से रिमूव कर दिया ना बेटा, टर्शियरी ट्रीटमेंट इसलिए तो कराया था कि हमारे पास जो इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स हैं, राइट, वो जो हमें नहीं चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड वाले, उन्हें हटा दिया जाए, राइट, तभी हम करा रहे थे ना, राइट, इसी वजह से तो हम उन्हें रिमूव करा चुके हैं, फाइन डियर, राइट। नाउ ग्लूकोज को पायरुवेट में चेंज किया बेटा, पायरुवेट से बनाया एसिटाल्डिहाइड बाय रिमूविंग CO2, और एसिटाल्डिहाइड से बनाया एसिटिक एसिड बाय गिविंग O2, फॉर्मेशन हो गई एसिटिक एसिड, राइट। ये एसिटिक एसिड को अब आपने थर्ड प्रोसेस करा दिया, मीथेनोजेनेसिस, मीथेन फॉर्मेशन, एसिटिक एसिड का ब्रेकडाउन करा दिया, एंड दिस मीथेनोजेनेसिस इज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ CH4 प्लस CO2 प्लस H2 कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड इसमें आ जाते हैं, S कंपाउंड्स यहाँ पर रिलीज होते हैं, H2S रिलीज होता है जनरली H2 कंपाउंड्स में, फाइन। तो सल्फर की जो प्रॉपर्टी लग रही थी ना वो यहाँ आपकी रिमूव हो जाएगी। मीथेनोजेनेसिस इज डन बाय methanogens, and these methanogens are obligate anaerobes, ये obligate anaerobes। Acidogenesis is a facultative process, facultative process है, right, which is basically being done by the facultative anaerobes, sorry, facultative aerobes, and initially solubilization is done by facultative anaerobes। अब मुझे ये समझाओ बेटा, ये जो मैंने प्रोसेस लिया, क्या मैंने इसमें पहले जो ऑर्गेनिज्म यूज किए फैकल्टेटिव एनारोब्स, क्या वो एरोबिक ऑर्गेनिज्म है जो थोड़ा बहुत एनारोबिक एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकते? एम आई राइट? आर दे दी एरोबिक ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन सर्वाइव इन अ लिटिल बिट एनारोबिक एनवायरनमेंट? उन्हीं को फैकल्टेटिव एनारोब्स का नाम देते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास शुरू से तो एनारोब्स नहीं है ना, आपके पास तो हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब्स थे जो एक्चुअली में क्या थे, आपके एरोब्स थे, लेकिन आपको थोड़े बहुत ऐसे मिल गए जो एनारोबिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, उन्हें आपने नाम दे दिया फैकल्टेटिव एनारोब्स, कि अंडर फैसिलिटी दे कैन परफॉर्म द एनारोबिक प्रोसेस, राइट। अब आपने आगे जो ऑर्गेनिज्म दिए वो दिए जो एनारोब हैं, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए एरोबिक भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ टाइम के लिए एरोबिक क्यों कर सकते हैं, क्योंकि एसिडिक एसिड बनाने के लिए थोड़ा बहुत ऑक्सीजन जरूर रिक्वायर्ड है,
राइट, लिटिल बिट अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस, राइट। तो आपको किसी भी तरीके से ये प्रोसेस तो देना पड़ेगा, उसे ऑक्सीजन तो देना पड़ेगा, राइट। फिर आपने जब एसिटिक एसिड से मीथेनोजन बनाया तो आपने ऑब्लिगेट एनारोब पे आ गए। इसका मतलब मैं अगर स्टार्टिंग स्टेप से आऊं नीचे की तरफ तो आई कैन से एनारोबिक एनवायरनमेंट इज गोइंग टू इंक्रीज, एनारोबिक एनवायरनमेंट मेरे पास बढ़ रहा है, राइट। कि मैं फाइनली किस पे आ चुकी हूँ, मेथेनोजेंस पे, राइट। कि धीरे धीरे मैं यहाँ पर स्टार्टिंग स्टेप से लेके व्हेन आई मूव टू द मेथेनोजेंस मेरे पास एनारोबिक एनवायरनमेंट क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज। एवरीवन गॉट दिस पॉइंट, राइट। समझ आया सबको बायोगैस प्रोडक्शन हम कैसे करते हैं, राइट, हाउ वी विल डू दिस प्रोसेस। कंप्लीटेड विद द टास्क बच्चा, राइट। सो दिस इज हाउ वी स्टेटेड कि हमारे पास पूरा प्रोसेस मूव इन करता है, राइट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूबलाइजेशन, दूसरा एसिडोजेनेसिस, तीसरा मीथेनोजेनेसिस, राइट। अच्छा, एसिडोजेनेसिस का प्रोसेस याद आ रहा है, इज इट सिमिलर टू इथेनॉलिक फर्मेंटेशन? क्या ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जैसा है? आप सेम ऐसे ही करते थे, पायरुवेट से एसिटाल्डिहाइड बनाते थे, फिर एसिटाल्डिहाइड का रिडक्शन करके आप अल्कोहल बना देते थे, लेकिन यहाँ आपने एसिटाल्डिहाइड का क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया, ताकि आप क्या बना सको बच्चे, acetic acid. Now in order to form the acetic acid you have done the oxidation process. Any doubt till this point? Completed है सबका अच्छे से? Noted? Done? Okay. Last arrow बेटा कौन सा? Left arrow. अच्छा, लेफ्ट एरो हमने यहाँ पर एनारोबिक एनवायरनमेंट बोला बेटा, राइट। कि पहले जो आपने ऑर्गेनिज्म यूज किए वो थे जो थोड़े बहुत एनारोबिक में रहते थे, फिर आपने वो यूज किए कि जो एनारोब है लेकिन थोड़े बहुत एरोबिक में रह लेते हैं, और फिर आपने यूज किए जो ऑब्लिगेट का मतलब कंपलसरी सिर्फ और सिर्फ एनारोबिक में रहेंगे। तो धीरे धीरे इसका मतलब आपने उस वाटर में स्टेप बाय स्टेप एनारोबिक एनवायरनमेंट क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो यू हैव इंक्रीज द एनारोबिक एनवायरनमेंट। क्लियर हुआ ज़ीशान? डन है, राइट। तो एनारोबिक एनवायरनमेंट इंक्रीजेस, इसका मतलब आपने बायोगैस भी प्रोड्यूस कर लिया, मींस आपने ये वाला पूरा प्रोसेस भी कर लिया। दिस इज हाउ यू हैव डन विद द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस, राइट। डन, कंप्लीट हो गया यहाँ तक स्टेप बाय स्टेप अच्छे से, राइट। चलो अब इसी के बाद लास्ट दो मेथड्स पे आते हैं। नाउ इन द स्टार्टिंग एज आई सेड यू, राइट, देयर आर द थ्री मेथड। पहला मेथड तो आपका एक्टिवेटेड स्लज था जो पूरा अब हमने खत्म किया। नेक्स्ट मेथड है आपका केमिकल ऑक्सीडेशन मेथड। केमिकल ऑक्सीडेशन मेथड का मतलब बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट करो, प्राइमरी ट्रीटमेंट करो, सेकेंडरी ट्रीटमेंट करो, राइट। लेकिन सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते टाइम माइक्रोब को यूज नहीं करोगे। ड्यूरिंग द सेकेंडरी ट्रीटमेंट यू आर नॉट गोइंग टू यूज द माइक्रोब्स। सेकेंडरी ट्रीटमेंट यू आर गोइंग टू यूज केमिकल्स, आप केमिकल ऑक्सीडेशन कराओगे। अगर आप ऑर्गेनिक केमिकल्स को यूज करके वेस्ट को ऑक्सीडाइज कराते हो तो उसे कहते हैं केमिकल ऑक्सीडेशन ऑन COD, जो COD पे बेस्ड है, राइट। एक्टिवेटेड स्लज मेथड बेस्ड था बेटा BOD के ऊपर, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, लेकिन ये बेस्ड होगा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो अगर मैं कहूँ हायर द COD ऑफ द वाटर बॉडी, कैन आई से हायर विल बी द पोल्यूशन लेवल? इज इट फाइन? जितना COD ज्यादा है मींस जितना केमिकल को रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की ज्यादा है उतना ही ज्यादा उसके अंदर पोल्यूशन है, राइट। तो जब आप किसी ऑर्गेनिक केमिकल को यूज कर रहे हो जो ऑक्सीडेशन करा रहा है ऑर्गेनिक मैटर का, राइट, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास उसको हम कहेंगे केमिकल ऑक्सीडेशन मेथड, राइट। इज इट अ चीपर प्रोसेस और द वी कैन से मोर कॉस्टलियर देन द एक्टिवेटेड स्लज मेथड? ये प्रोसेस कैसा होगा? इज इट मोर कॉस्टलियर और द चीपर प्रोसेस, राइट? केमिकल ऑक्सीडेशन मेथड, राइट, इट इज गोइंग टू बी द more costlier. more costlier, very good, it's going to be the more costlier method, right? क्यों हम इसको ज्यादा costlier कहेंगे? क्योंकि आप केमिकल को यूज कर रहे हो। आप एक्टिवेटेड स्लज में तो जो ऑलरेडी माइक्रो प्रेजेंट है उन्हीं को आपने ग्रो कराया है, राइट। अच्छा एक चीज और बताएं, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे याद आया, आता है इसमें एम्स में आ चुके हैं। ड्यूरिंग द सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज मेथड, right, the bacterial and fungal population is under exponential growth phase or it is under the stationary growth phase or it is under the, right, आपका यहाँ पर lag phase, किस phase में present है growth curve के, right, growth curve के किस phase में present होगा? exponential, very good, it is under the exponential growth phase, क्योंकि हम ये कहेंगे एक्चुअली यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं rapidly, exponentially rise कर रहे हैं क्योंकि न्यूट्रिएंट्स उन्हें अवेलेबल है and the nutrient is a waste only। लेकिन वहीं सेटलिंग टैंक में it is under, सेटलिंग टैंक में कौन सी फेज पे है?
right? In the settling tank it is under the stationary phase. Very good. right सुष्मिता, इन अंडर द स्टेशनरी फेज हो जाएंगे हमारे पास सेटलिंग टैंक के अंदर, लेकिन वही हमने कहा इनिशियली हमारे पास कैसे हैं, दे आर अंडर द एक्सपोनेंशियल फेज, राइट? समझ आ गया ये पॉइंट? ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, लेकिन सीओडी में आप ऐसा कुछ नहीं देते। सीओडी के अंदर आप सिंपल सिर्फ इसमें ये डिफाइन करते हो, राइट, कि हम प्रोवाइड, हाँ बिल्कुल, बायोगैस में आप ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड करते हो, राइट? काउ डंग, जब आप देखो बायोगैस, जब आप एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर का कर रहे हो ना, राइट, ये याद रखना पॉइंट बेटा, व्हेनेवर यू आर डूइंग द बायोगैस प्रोडक्शन फ्रॉम एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, माइक्रोब इनोकुलम इज प्रोवाइडेड बाय यू। लेकिन जब आप एक्चुअली एक विलेज के अंदर जो बायोगैस प्रोडक्शन होती है, वहां पर किसको यूज किया जाता है? हैव वी यूज फॉर दिस, राइट? क्या हमने ये पॉइंट यूज किया, राइट? और द काउडंग को यूज करते हैं, एनिमल मैटर को यूज करते हैं। क्या आपको याद है बेटा, काउडंग के अंदर मीथेनोजेंस ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। काउडंग को अगर आप बायोगैस के लिए यूज करोगे तो दे ऑलरेडी हैव द माइक्रोब इनबिल्ट इन देम, तो वहां पर आपको इनोकुलम देने की जरूरत नहीं है, वहां पर ऑलरेडी माइक्रोब प्रेजेंट है, ऑलरेडी उस पे ग्रो करता है अंडर द पिट्स, जब उसे ग्रो कराया जाता है, एंड वी कैन हैव द बेनिफिट, हमें मिल जाता है कि हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, राइट, कॉप्रोफिलस दे आर बीइंग कॉल्ड, राइट, जो आपकी ग्रो करते हैं ऑटोमेटिकली हमें वहां पर वो फाउंड हो जाते हैं, राइट? यस सुष्मिता, दैट वाज फॉर एक्टिवेटेड स्लज, जो मैंने आपको एक्सपोनेंशियल और स्टेशनरी का बताया था, राइट? नेक्स्ट आता है बेटा ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड। ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड इज जस्ट बेस्ड ऑन द फिल्ट्रेशन प्रोसेस, राइट? ये बेस्ड है पूरी तरीके से फिल्ट्रेशन प्रोसेस पे। ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली मेथड है, इंडिया में तो बिल्कुल भी यूज नहीं होता, बहुत रेयर इंडस्ट्रीज है जो इसको यूज कर रहे हैं। इस मेथड में हम क्या करते हैं, राइट, वी हैव अ वेरी बिग स्टील चैम्बर, एक बहुत बड़ा स्टील चैम्बर होता है, उसके अंदर हम प्लेट्स लगाते हैं, राइट? वो प्लेट्स जो होती है ना, उन प्लेट्स का फिल्टर साइज होता है, वो प्लेट्स में फिल्टर साइज होता है, और वो साइज जो होता है ना बैक्टीरियल पॉपुलेशन के साइज के हिसाब से होता है, मतलब सबसे बड़ा साइज, फिर छोटा 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 छोटा, फिल्टर का पोर साइज आप ऐसे डिक्रीज करते चले जाते हो। मतलब अगर मान लो पानी ऊपर से स्प्रिंकल करते हो आप, ऊपर से जब पानी आ रहा है वो नीचे नीचे फिल्टर प्लेट पे जाता चला जा रहा है, तो नाउ टेल मी गाइस, राइट, क्या धीरे धीरे माइक्रो फ्रैक्शनेट होते चले जाएंगे? आर यू डूइंग अ मेथड फॉर द लाइक, जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ते हो केमिस्ट्री के अंदर, क्या आप उस तरीके से फ्रैक्शनल फिल्ट्रेशन करा रहे हो, राइट, बाय कैप्चरिंग द माइक्रोब को कैप्चर करके ऑन टू द प्लेट? तो वो मेथड होता है ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड। ट्रिकल का मतलब होता है लाइक अ रेन ड्रॉप, राइट? वाटर इज बीइंग मूविंग अप लाइक अ रेन ड्रॉप, वाटर एकदम रेन ड्रॉप की तरह स्प्रिंकल हो रहा है उसके ऊपर, राइट? क्योंकि फिल्टर मेम्ब्रेन से एकदम स्प्रिंकल होके नीचे जाते हैं, और वो बेसिकली आपका हेल्प अप करता है इन ऑर्डर टू फॉलो अप द प्रोसेस, जहां पर आप कहते हो इस तरीके से आप इसको ट्रीट करोगे। लेकिन इसमें एक फिल्टर मेम्ब्रेन को डेवलप करना इज अ वेरी कॉस्टली मेथड, राइट? इसलिए मोस्ट कॉमनली जो हम यूज करते हैं, मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड जो है हमारे पास, दैट इज व्हाट इज एक्टिवेटेड स्लज मेथड। नहीं, हम माइक्रोब को फिल्टर नहीं कर रहे बच्चे, माइक्रोब तो उसी प्लेट पे कैप्चर हो जाएंगे उस सीव में, वाटर नीचे की तरफ जाएगा, राइट सुष्मिता? आप क्या कर रहे हो, पानी को नीचे भेज रहे हो, माइक्रोब जो बड़े साइज के वो तो नीचे चलेगा, छोटे वाले एंट्रैप हो गए जो पोर साइज के नहीं है, फिर उससे नीचे आपने पोर साइज और कम कर दिया तो और माइक्रोब एंट्रैप हो गए, नीचे जाते जाते फाइनली आपके सारे माइक्रोब्स हट चुके हैं। और माइक्रोब्स इन सेंस वेस्ट, क्योंकि आप पहले हटा चुके हो, आप डिकम्पोजिशन कर रहे थे, डिकम्पोजिशन जब हो रहा था तो साथ साथ आपने वहां डिकम्पोजिशन करके वेस्ट भी बनाते चलेगा, माइक्रोब्स को आपने अलग भी कर दिया। अब समझ आया बेटा पॉइंट? Everyone understood, right? So अब क्वेश्चन अगर आ जाए मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड, राइट, द मोस्ट कॉमन मेथड व्हिच इज बीइंग यूज्ड इज बेसिकली कौन सा मेथड हो जाएगा हमारे पास, राइट? दैट इज कॉल्ड एज द बायोलॉजिकल मेथड, एक्टिवेटेड स्लज मेथड, हम उसे डिफाइन करेंगे, राइट? सबको क्लियर हो गया है यहाँ तक का पॉइंट अच्छे से? गुड, राइट? तो दिस इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज मेथड, राइट, जो हम यहाँ पर स्टेट करते हैं। अब इसी में यहाँ पर ध्यान से समझना है एक्टिवेटेड स्लज मेथड के बारे में। अच्छा ये देखो पहले एक बार बायोगैस का, राइट? दिस इज अ बायोगैस प्लांट। ये फिगर देखिए 9-10 में बनाई हुई है ना फिगर ऐसी बायोगैस प्लांट की, राइट? तो बायोगैस प्लांट जो हम बेसिकली विलेजेस में लगाते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, वी यूज अ इनलेट स्लरी। हमने एक जगह यूज करी इनलेट स्लरी जिसके अंदर काउडंग एंड वाटर को मिक्स कर दिया। दिस इज द डाइजेस्टर, जहां पर क्या चल रहा है हमारे पास, वेयर इट इज गोइंग फॉर द एनारोबिक डाइजेशन। यहाँ आपने गैस होल्डर लगा रखा है, गैस होल्डर विल टेक इन, राइट, और यहाँ से गैस जाएगा ऊपर की तरफ। ये आपका आउटलेट स्लज, आउटलेट स्लज का मतलब जो आपका डिकम्पोज नहीं हुआ वो यहाँ से बाहर आ गया, और ये जो आपका बाहर निकलेगा दैट्स अ कंप्लीट बायोगैस व्हिच इज बीइंग मूविंग आउट, राइट? तो ये आप बेसिकली विलेजेस के अंदर, राइट, लगाते हो, जहाँ पर आप मेनली यूज किसको करते हो, इनलेट स्लरी के अंदर यूज द काउ डंग,
राइट, काउ डंग को यूज करते हो या फिर एनिमल और प्लांट डेब्रिस को यूज करते हो। एनिमल प्लांट डेब्रिस को यूज करोगे या काउ डंग को यूज करोगे एज द इनलेट स्लरी विच इज बीइंग स्लरी होती है, जो स्लज ही होता है लेकिन वाटर के साथ मिक्स होती है, राइट। तो जब आप उसे वाटर के साथ मिक्स करके थोड़ा लिक्विडिफाई कर देते हो ना, तो आप उसे स्लरी कहते हो। जो बिल्कुल सॉलिड सॉलिड टाइप होता है उसे आप स्लज कहते हो, राइट। उसके बेसिस पे आप डिमार्केट करते हो उस पॉइंट को। एंड सबसे पहले जो बायोगैस का इंट्रोडक्शन किया गया था, जो फर्स्ट बायोगैस प्लांट डेवलप किया गया था, राइट, इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी, वो दैट वाज ड्यू टू द एफर्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, राइट। इन्होंने बेसिकली किया था। बायोगैस में सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन CH4 का है, देन CO2 का है, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। सबसे मेन CH4 है, फिर उसके बाद आपका CO2 कंपोनेंट प्रेजेंट है, राइट। कैटल डंग इज अवेलेबल इन द लार्ज क्वांटिटी, जहां पर आप उसे यूज करते हो, राइट। और इसको आप बायोगैस को फाइनली जो प्रोड्यूस करते हो कुकिंग और लाइटिंग पर्पस के लिए इसको फाइनली यूज कर लेते हो आप यहाँ पर, ताकि आप इसमें पूरी तरीके से इससे इकोनॉमिक मेथड से ज्यादा डेवलपमेंट कर सको, राइट। गॉट द पॉइंट एवरीवन, राइट। यहाँ तक का पूरा पॉइंट क्लियर हो चुका है, अंडरस्टूड। अभी पेज क्यों नहीं खुल रहा है, right? So this is what we have done with the first application, right? पहले अभी अच्छे से एक बार रीड करना है, बस इसमें मैं 2-3 लाइनें मार्क करा दूं आपको जो सबसे मेन है, राइट। द वेरी फर्स्ट बेटा, हेटरोट्रॉफिक माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज, जो सीवेज में ऑलरेडी प्रेजेंट है, राइट, जिन्हें आप लेके चलते हो। प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, फ्लोटिंग डेब्रिस को सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन से किया, फिर ग्रिट और सॉइल पार्टिकल्स को सेडिमेंटेशन से रिमूव कर दिया। ऑर्डर यही रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपने फ्लॉक्स लेके चले, मेजर ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद द फंगल फिलामेंट टू फॉर्म द मेश लाइक स्ट्रक्चर, राइट। एरेशन टैंक्स में आपने डाला है, राइट। उसी के बाद BOD का पॉइंट, दैट इज BOD refers to the amount of the oxygen consumed if organic matter in 1 liter of water were oxidized by the bacteria। तो 1 लीटर के हिसाब से हम इसे मैनेज करते हैं, राइट। अगर सीवेज वाटर ट्रीट हो जाएगा तो BOD उसका रिड्यूस हो जाएगा। तो इट मेजर द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म इन द सैंपल ऑफ वाटर, इनडायरेक्टली इट्स अ मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर। ये लाइंस बहुत बार एंड नीट एज इट इज रिपीट कर चुका है, राइट। अब उसी के बाद हमने रिड्यूस subsequently the secondary effluent is in passed to a settling tank, जहाँ बैक्टीरियल फ्लॉक्स को आपने सेडिमेंट करने दिया और सेडिमेंट करने के फ्रैक्शन को आपने एक्टिवेटेड sludge कह दिया। वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ एक्टिवेटेड स्लज इज पम्प्ड इन द एरेशन टैंक एंड द रिमेंबर इज जितना बचा हुआ रिमेनिंग वो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में हमने डाल दिया, राइट। उसी के बाद वहां से हमने बायोगैस की प्रोडक्शन की है, राइट, सो दैट पर्टिकुलर ट्रीटमेंट इज टू बी डन, ताकि आपका ये किया जाए। और उसी के साथ साथ ये पॉइंट जो गिवन है, दैट्स अ गंगा एक्शन प्लान, द यमुना एक्शन प्लान, राइट। ये सभी इसी टेक्निक्स के ऊपर बेस्ड हैं, राइट, जहां पर पोल्यूशन आप इसी तरीके से इसमें ट्रीट करने वाले हो, राइट। कंप्लीटेड यहाँ तक, एवरीवन डन? कोई डाउट बचा इसके अंदर, right? Okay guys, so this is where we wind up with the topic for the first part, right, in this, right। और उसी के साथ साथ मैं भी शेयर कर दूंगी रजुल स्लाइड्स, मैंने भी शेयर स्क्रीन बंद कर दिया, राइट। तो अब इसी के साथ साथ यहाँ तक का अच्छे से रिवाइज करना है, राइट। नेक्स्ट वीक के चैप्टर भी खत्म कर देंगे आपका, राइट। तो अब जल्दी जल्दी चैप्टर खत्म होते चले जाएंगे, राइट। तो रिवाइज करते चले जाओ टॉपिक, राइट। अब इस हिसाब से हम अपना टॉपिक अक्टूबर की, मैंने आपको पहले भी कहा था, फर्स्ट वीक तक खत्म कर देंगे, राइट। मॉल बायो के ऑल द डाउट्स वी आर गोइंग टू हैव इट इन द कमिंग क्लास, राइट, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, राइट। एंड ऑल योर डाउट्स, जो भी आपके डाउट्स होंगे मॉल बायो जेनेटिक्स से रिलेटेड, राइट, क्योंकि अब आगे जो क्वेश्चंस करने वाले हैं मॉल बायो के बाद वो जेनेटिक्स एंड स्ट्रैटेजीज के करने वाले हैं। फाइन एवरीवन, राइट। एनी अदर थिंग और कोई पॉइंट, कोई डिस्कशन? हर सब्जेक्ट की पढ़ाई सही चल रही है? गिविंग द प्रॉपर टाइम टू स्टडी गाइज एवरीवन? राइट, तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहो बेटा, कहीं लूपहोल नहीं रखना है, राइट। और अच्छे से एग्जाम भी करना है, ठीक है। कुछ टॉपिक भी समझा, हाँ बिल्कुल, अभी बोल देते जीशान, आज ही समझ लेते, नो वरीज बेटा, नेक्स्ट टाइम बोल देना मुझे, क्लास में स्टार्टिंग में बोल देना, हम पहले वो टॉपिक्स ही क्लियर कर लेंगे, ठीक है, राइट। ओके एवरीवन, ओके गाइस, राइट। So we'll meet you in the coming class. Bye-bye. Take care. Enjoy. Study very well and all the very best. Right. Keep studying. Keep exploring. Right. Okay, guys. Bye-bye. Take care.